कल के हल्के से ठहराव के बाद आज बाजार फिर से तैयार है नए जोश और नए जुनून के साथ। देखते हैं आज मार्केट के अंदर कल क्या होता है, आज क्या होता है। और कल जो हुआ उसके अंदर हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग की एक थोड़ी सी झलक थी। दोनों के अंदर अनवाइंडिंग का प्रेशर था। आज जरा जानेंगे कि आज क्या सेकेंड डे हो सकता है। बाजार एक्सट्रीम बुलिश है इसलिए टूटेगा नहीं, एक्सट्रीम हीटेड हो रहा था इसलिए चलेगा भी नहीं। क्या यही बात है बाजार के अंदर या फिर कुछ और? 8 पॉइंट की मामूली सी बढ़त के साथ इस समय आपको गिफ्ट निफ्टी दिख रहा होगा। 4 विंडो से आपको 4 अहम ट्रिगर आपको बता देते हैं। फिर उसके बाद मेरे सहयोगी अजय और प्रियंका आपस में चर्चा करके आपको ग्लोबल मार्केट्स और डोमेस्टिक मार्केट्स के बारे में आइडिया देंगे। ये जरा पहले 4 विंडोज आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। तो डाउ में लगातार एक अच्छा कारोबार हुआ बट रेंज में था वो भी। और गिफ्ट निफ्टी 21,450 के पार है। ये 400-500 वाली रेंज के बीच में थोड़ा बाजार फंस रहा है। देखते हैं क्या होता है। कैंस केपीआई ग्रीन्स का क्यूआईपी अपोलो टायर्स में आज ब्लॉक डील। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ है जो कि आज कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तौर पर आपको दिखेंगी। दूसरा, हैप्पी फोर्जिंग, आरपीजी ज्वेलर्स, क्रेडो की आईपीओ आज से खुल जाएंगे। और जो चल रहे हैं उसका सब्सक्रिप्शन का नंबर आपको स्क्रीन पर हमने पढ़ दिया। आज उनका सेकेंड डे है जिसमें मुथूट माइक्रो, सूरज एस्टेट और मोती सन्स ज्वेलर्स का आईपीओ है। तो 4 अहम ट्रिगर हैं। प्रियंका, 4 बड़े ट्रिगर्स रहे, एक एक कर सारे ट्रिगर्स को डिस्कस करते हैं। पहले तो ग्लोबल मार्केट्स, अच्छी खासी तेजी आपको यूएस मार्केट्स में भी देखने को मिल रही है। फिर से आईटी स्टॉक्स, गुड मॉर्निंग अजय, आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा रनअप दिखाई दिया कल भी। एक्सेंचर के नंबर्स भी आ जाने हैं, उससे भी काफी हद तक दिशा, एक डायरेक्शन एटलीस्ट आईटी स्टॉक्स के लिए क्लियर होगी। आप देखिए आईटी स्टॉक्स, देखिए ग्लोबल क्यूज के लिए बात कर लेते हैं। ओवरऑल ग्लोबल क्यूज का यह हाल है कि जो डाउ और तीनों इंडिसेस हैं, नैस्डैक, और ये इतने मजे के मूड में है कि 4-4% मंथ टिल डेट ऑलरेडी चल चुके हैं। करेक्ट। तो उम्मीद करना कि ये 4% और भाग जाएंगे शायद उचित नहीं होगा, लेकिन वो अगर अपने गेन्स को पकड़ के भी रखें तो भारत के लिए और इमर्जिंग मार्केट्स के लिए काफी है। ओके। कल भी अगर आप देखिए एक रेड सी में थोड़ी वो बहुत बड़ा वॉर तो नहीं कहूंगा मैं, एक छोटे मोटे स्कर्मिश हुई है। वो मिलिटेंट टाइप के लोगों ने जो अटेम्प्ट किया है, जो क्रूड कारोबार में होता रहता है, उसमें $3-4 का वो आ गया बम्प अप। लेकिन ये शॉर्ट एंड रैली वाला काम हो जाएगा क्रूड के अंदर, क्योंकि जो मेन आइटम है डिमांड वो यूएस और चाइना में कम है। तो उसकी भी बात है। तो खैर उसको अगर आप एक बार नजरअंदाज करिए कि 73 वाला 78 हो गया है, ऐसा नहीं कि 85-90 पहुंच गया। लेकिन उसके अलावा अगर देखिए ग्लोबल मार्केट से कोई क्लियर कट संकेत नहीं है आज। डॉलर इंडेक्स 102 के पास है, वहां से इकोनॉमिक इंडिकेटर से कोई नहीं है। और ये आरबीआई और बीओजे में जो कुछ कमेंट्री आएगी उससे बाजार हिलाने वाला कुछ शायद नहीं होगा। बट बाजार नजर रखे, ये बात सही है। अब आते हैं हम भारत में कल क्या हुआ। कल हमने एक बहुत अच्छी तेजी के बाद ना माइल्ड प्रॉफिट टेकिंग, थोड़ी अनवाइंडिंग, लैक ऑफ फ्रेश ट्रिगर कह लीजिए। कल बड़ा कैश का बाइंग भी एफआईएस की तरफ से नहीं दिखाई दिया। उसके सामने ऐसा भी नहीं है कि एफआईएस ने नहीं खरीदा तो डीआईएस ने 2000 करोड़ खरीद लिया। कल जो जैसे कभी कभी पत्ते खिलते हैं तो आप सारे अपने पत्ते एक साथ बड़े बड़े पत्ते मार नहीं देते हैं। जब एफआई की बाइंग कल नहीं हुई या पास कर देना चाहते हैं, तो उसने पास कर दिया। डीआईएस ने कहा नहीं, मैं भी नहीं बड़ा पत्ता खोलूंगा, तो 300-400 करोड़ का टोकन दे दिया एक छोटा सा। तो वही हुआ है, क्लियर ट्रेंड नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे कल दिखाई दी प्रियंका, वो ये इतनी नैरो रेंज में कल इंडेक्स ट्रेड की है। मुश्किल से 25 पॉइंट्स का रेंज था सारे दिन का निफ्टी का। अगर आप टॉप और बॉटम देखिए तो 21,500 का टॉप और 21,365 का बॉटम, इस रेंज के अंदर कल मूव किया है। बैंक निफ्टी को लेके आइए 200 पॉइंट की रेंज में कल बैंक निफ्टी रेंज में ट्रेड किया है। तो अगर आप कंपल्सिव इंडेक्स ट्रेडर है तो आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। थोड़ी सी रेजिस्टेंस तो है हमें 21,500 पे, अभी 500 पे रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट भी 400 पे ही है। बहुत ज्यादा नहीं है, रेंज ही दिख रही है। करेक्ट। खैर डिम्पी ज्यादा बात करेंगे टेक्निकल्स पे, लेकिन मामला ये है कि साइड मार्केट में बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। और कल ऐसा हमने देखने को मिला कि सेम सेक्टर में स्टॉक चढ़ते हुए गिरते हुए भी दिखे। इन्फोसिस आपको नीचे दिखाई दिया आईटी में, लेकिन एचसीएल टेक में बाइंग हो रही थी। करेक्ट। सेम सेक्टर में कल आरआईएल का काफी शानदार कंट्रीब्यूशन था, 1% ऊपर, नहीं तो शायद हम और ज्यादा नीचे होते। तो पॉइंट ये है कि साइड मार्केट में आपको देखिए ब्रॉडर मार्केट में बहुत शानदार आउट परफॉर्मेंस था। स्मॉल कैप फिर से हाई पे था कल और 1% ऊपर बंद हुआ है। लेकिन साहब स्मॉल कैप में आउट परफॉर्मेंस जारी है। तो ये जो लोग कह रहे थे कि राइट ऑफ कर दीजिए साहब, स्मॉल कैप चलेंगे नहीं सिर्फ लार्ज कैप चलेंगे, ये देखिए आउट परफॉर्मेंस कैप मिड कैप में हो रही है। मेटल काउंटर में काफी अच्छी बाइंग है, हम 2-3 बात कर रहे हैं। कल क्या हुआ ना प्रियंका, मेटल में भी सिर्फ एल्यूमिनियम में बहुत तबीयत से बाइंग, हिंडाल्को, एनडीएफसी, आपका
NMDC। हाँ। तो बाजार क्या कर रहा है कि सेम स्पेस में भी चुनिंदा स्टॉक्स ले रहा है। तो बाजार बहुत एक्टिव है, आपको स्टॉक स्पेसिफिक काम करना पड़ेगा। कल हमने देखा कि केमिकल स्टॉक्स में बहुत बाइंग हुई। वो शुरू हुआ था SRF से। SRF ने खराब रिजल्ट के बाद से 1 महीने पहले गाइडेंस काटी नहीं थी। इनफैक्ट कहा था नहीं साहब हम तो स्टिक कर रहे हैं। वहां से स्पार्क्स आना शुरू हुए। थोड़ी UPL ने 540 का लो बना के 620 आया। और कल आरती 2-3 दिन से चलता हुआ नजर आया। और कल हमने देखा 7-8 स्टॉक जो है एक साथ पूरा केमिकल सेक्टर ठीक करता हुआ नजर आया। तो अगर आप सही जगह पे बेट कर रहे हैं तो आपको बाय ऑन डिप्स का रुझान जारी रखना चाहिए। बहुत मंदी करने का समय नहीं है। सेंटा रैली का समय शुरू होने वाला है। वैसे हम तो सेंटा रैली में ऑलरेडी हैं। ऐसा लगता है दिसंबर स्टार्टिंग से हम सेंटा रैली में थे। एक्चुअली हम लोग सेंटा रैली में। तो अब सेक्टर्स कौन से देखेंगे? क्योंकि थोड़ा डिफेंसिव की तरफ भी टिल्टेड कल दिखाई दिया। फार्मा, कंजम्पशन, तो कल आपको यूनाइटेड स्पिरिट चलता हुआ नजर आया था। आपको फार्मा स्टॉक्स में बाइंग नजर आ रही थी। तो ये बहुत मिक्स्ड मार्केट हो गया है। इसमें आपको स्टॉक स्पेसिफिक ही खेलना पड़ेगा। आप सेक्टर के उसमें पढ़ नहीं सकते कि भाई एक ही बास्केट। फार्मा का बहुत अच्छी बाइंग हो रही थी, आपकी सही है। लेकिन मैं 2 स्पेस पकड़ के रखूंगा आज के लिए, आज और कल के लिए, 2 दिन के लिए। केमिकल में फॉलो अप बाइंग हो सकती है। और यू स्टिक विद लार्ज कैप्स। आरती पकड़ लीजिए, फ्लोरीन केमिकल वाले कुछ स्टॉक पकड़ लीजिए। वहां पे बहुत दिनों के बाद ना अब एक रुचि आ रही है कि हाँ सब चले भी नहीं है। ऑटो भी बहुत चल रहे थे कल इनफैक्ट। बजाज ऑटो इन पर्टिकुलर, बजाज ऑटो पे अभी क्या है, TVS से पैसा निकल के बजाज और हीरो की तरफ जा रहा है। TVS ऑलरेडी 1400 वाला 2100 हो गया। तो अब बजाज ऑटो और दूसरा कल डिफेंस शेयर्स। तो आज भी मुझे लगता है कल क्या हुआ, आपको हम लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया। कल रेलवे मिनिस्टर ने बहुत शानदार कमेंट्री दी थी। 1 लाख करोड़ के फ्रेश कैपेक्स की बात की थी। और कल उन्होंने ऐसा कहा है कि साहब हम एक ऐसे सिस्टम बनाना चाहते हैं, एस्पिरेशन है हमारी, जहां 0 वेटिंग लिस्ट होगी। एब्सोल्युटली, या मतलब इतनी अबंडेंस ट्रेनों की, इतनी ट्रेनें होंगी हर थोड़ी थोड़ी देर में कि वेटिंग लिस्ट का चक्कर ही IRCTC लग गया 13%। तो कल तो ये पॉइंट ये मैं कहना चाहता हूँ, चुनिंदा रेलवे, डिफेंस और केमिकल शेयर पे नियर टर्म में आप ध्यान रखें। स्पेसिफिक स्टॉक्स पे ट्रिगर्स के साथ, टेक्निकल्स के साथ काम करिए। 1-2 दिन के लिए इंडेक्स साइडवेज रह सकते हैं। कल का डेटा भी यही बता रहा है। और इसमें आपको डिफिकल्टी हो सकती है, ट्रेंडिंग डेज मिलेंगे नहीं। ट्रेंडिंग डेज नहीं मिलेंगे तो आपको स्टॉप लॉसेस आपके खाएगा मार्केट दोनों साइड पे, जो कल हमने देखने को मिला। इनफैक्ट जो मैं डिम्पी से पूछना चाहूंगा, डिम्पी ऑप्शन में कल 20,000 करोड़ का काम हुआ। बेसिकली सेटअप कैसा हो रहा है FNO में? देखिए ऑप्शंस के अंदर लगातार अगर आप कई दिनों से नोटिस कर रहे हैं ना, तो वो सेलिंग ही कर रहे हैं और कैश में बाय करते हैं। इसलिए हमने कहा कि वो 57 से लेके 60% की लॉन्ग पोजीशंस रखे हुए हैं। अगर नहीं हो रहा यकीन तो पिछले 10 का डाटा जाके कोई आदमी चेक करेगा तो उसको ये बात दिख जाएगी। असल में FIs जो भी काम कर रहे हैं वो हेज के साथ काम कर रहे हैं। आपका मार्केट चल इसलिए रहा था क्योंकि गैप मिल रहा था। FIs ने तो वहीं का वहीं टिकाया हुआ अपने आप को। वो ना बेच रहे हैं ना खरीद रहे हैं ज़्यादा। अगर खरीद भी रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ हेज कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर उन्होंने IT खरीदा है तो उन्होंने फिर इंडेक्सेस को यानी कि निफ्टी को हेज कर दिया, क्योंकि निफ्टी का मेजर कंपोनेंट IT है। तो इस तरह से वो काम कर रहे हैं। कल भी 20,000 करोड़, उससे पहले 6,000 करोड़, उससे पहले 40,000 करोड़, उससे पहले करीब 26,000 करोड़। तो इस तरह की सेलिंग है। ये हमने कई बार आपको नोटिस भी करवाया है कि वो हेज करके काम कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट आते हैं निफ्टी पे। देखिए कल निफ्टी के अंदर पहली बार और कई दिनों के बाद मैं बोलूंगा अनवाइंडिंग हमको वापस आते दिखी है। अनवाइंडिंग तभी दिखती है जब बाजार थक जाता है या फिर बाजार में एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स होती हैं। अब एक्सट्रीम प्रॉब्लम वाला तो दूर दूर तक किसी को भी नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब बाजार थक गया है। तो दूसरा रीजन ये माना जा सकता है। 8% का ओपन टेस्ट घट, कम से कम प्राइस को घटना चाहिए था 150 पॉइंट, घटा कितना 38 पॉइंट। तो बाजार के अंदर जो एक्सट्रीम बुल रन है ना, इसको नीचे भी नहीं जाने दे रहा। ये जितना घटना चाहिए उसका 50% घट के रुक जा रहा है। तो एक्सट्रीम हीटेड और एक्सट्रीम बुल रन बाजार को फंसा दिया है। इसलिए कल रेंज मार्केट की दायरे में थी और ये आज भी ऐसे ही करेगा। आज भी आप देखेंगे आज रेंज में मार्केट रहने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। और वजह आपको पता ही है कि ग्लोबल मार्केट से यानी कि एक बड़ा गैप आपके हाथ में आ नहीं रहा। सपोर्ट नियर बाय के हैं। आप चाहें तो 21,200 और 21,000 का एक सपोर्ट रख सकते हैं। 500 650 एक रेजिस्टेंस के तौर पर रहेगा। मैं दोनों के लिए बता देता हूँ, जिनके पास पोजीशंस पड़ी हैं उनको 21,200 का स्टॉप लॉस लगा लेना है। थोड़ा जो डीप रख सकते हैं वो 21,000 भी रख लें। और जिनको शॉर्ट करना है वो कृपा करके भी शॉर्ट ना करें। अभी सिग्नल नहीं आए हैं शॉर्टिंग करने के, और ना ही एक्सट्रीम बुल रन आपको अलाउ करेगा कि आप शॉर्ट करें। हाँ, आप वेट करो। अभी आप प्रॉफिट बुकिंग हो और हल्का, मैं इसको प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा हल्का
ऐसे शेक कर रहा है मार्केट और इसमें कमजोर हाथों को बाहर निकालेगा, बस और कुछ नहीं करेगा। तो फिलहाल निफ्टी के अंदर तो ऐसा ही चल रहा है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। देखिए कल बैंक निफ्टी ने ना 48,000 के नीचे क्लोजिंग दी है। एक जो नेचर बदला है ना बैंक निफ्टी का कल में, वो ये हुआ है कि हमने सपोर्ट पे आकर क्लोज किया है। अमूमन नहीं तो हम रेजिस्टेंस पे क्लोज करते थे, यानी कि जिस लेवल को पार करना है वहां पे आके। कल हमने 47,800 जो कि पहला सपोर्ट एरिया वहां पे आके क्लोज किया है। ये नेचर में थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब 47,500 दूसरा सपोर्ट एरिया है। इसके जाने के बाद बैंक निफ्टी को जल्दी जल्दी खरीदना भी नहीं है। कोई आदमी ये सोचे कि बैंक निफ्टी को मैं खरीद लूंगा, अब तो सस्ता हो गया, ये 48,200 300 से टूट के आया हुआ है, 700 पॉइंट टूट गया, तब आना नहीं है, थोड़ा रुक जाना है, क्योंकि उस समय सपोर्ट के अंदर क्रैक आ रहे हैं। तो 47,500 तक आप चेक करो। 47,500 पे जब डाटा बनेगा तब देखी जाएगी। फिलहाल आप 47,500 का वेट करो, या तो फिर 48,200 के ऊपर आने दो। इसके बीच में कहीं अभी ट्रेड बैंक निफ्टी में नहीं लेना चाहिए। कल इसके अंदर भी 6% का ओपन इंटरेस्ट घटा, यानी कि अनवाइंडिंग की प्रेशर आई है। कुल मिला के लबोलबाब यही है कि जो पुराने वाले लोग हैं उनको भी जाना नहीं है, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर स्टॉप लॉस को पक्का करके रुके रहना है, कटना है तो कटने दो। और जो नए वाले लोग हैं उनके पास आज भी कोई ट्रेड नहीं है और कल भी नहीं था, तो उनको भी थोड़ा और वेट करने की जरूरत है। तो ये पुट कॉल रेशियो कल थोड़े गिरने से हल्की सी रेंज में आ गई। बैंक निफ्टी थोड़ा ओवर मतलब ठीक हो गया, फेयर वैल्यू पे आ चुका है, जो हल्का सा ओवरबोट की तरफ बढ़ रहा था। तो ये सब आंकड़े ठीक हुए हैं। कल एक और चीज थोड़ी सी बदली है, वो है प्रीमियम्स। प्रीमियम्स अब घट गए हैं, दोनों के प्रीमियम 50-50 पॉइंट से नीचे आ चुके हैं। इसका मतलब है कि इच्छा शक्ति भी थोड़ी कम हुई है। और एक और पॉइंट भी कम हुआ है, एक और पॉइंट बढ़ा है, वो है इंडिया विक्स। कल 6% बढ़ा है। फियर तो है नहीं मार्केट के अंदर, तो फिर क्या बढ़ रहा है? बढ़ रही है वॉलेटिलिटी। गैप के साथ खुलेगा तो नीचे लाएगा, नीचे खुलेगा तो ऊपर लाएगा, इस रेंज में चर्न कराएगा और आपके स्टॉप लॉसेस काट के बाहर निकाल देगा आपको। इसलिए ऑप्शंस वालों को कृपा करके दूर रहना चाहिए। इंडेक्स ऑप्शंस में जो सीधा सीधा काम करते हैं वही काम करें, और अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड ही करें। जरूरी नहीं है हर रोज निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है। ये मोटा मोटी लबोलबाब आपके सामने हमने रखा। ठीक है, तो डिम्पी ये तो बात हुई इंडेक्स पर। अब आज का एक स्टॉक जो आप रडार पर रखे हुए हैं, जिसे आपने नजर बना के रखी है। देखिए अजय, अभी आपको केमिकल स्टॉक्स के बारे में जिक्र कर रहे थे कि उनमें उनको अच्छी बाइंग दिख रही है। हमने कल ही एक केमिकल स्टॉक आपको दिया था आरती इंडस्ट्रीज के नाम से। उसमें सेफ्टी भी है और उसमें रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है और वो शेयर चल भी सकता है। कल वो चला भी। दूसरा पॉइंट है, आज फिर से आपको थोड़ा सेफ्टी वाला स्टॉक पकड़ना चाहिए। एग्रेशन का दिन थोड़े रुके हुए हैं। उसमें ग्रैनुलस इंडिया नाम की एक कंपनी है, आप चाहें तो यहाँ पर भी ट्रेड देख सकते हैं। ये ग्रैनुलस इंडिया कल अच्छा क्लोज करके गया, 3-3.5% ऑलमोस्ट इस हाई पे है। ये टिपिकली एक्सपायरी का शेयर हुआ करता था, लेकिन पिछले 2 एक्सपायरी से ये नॉन एक्सपायरी का शेयर भी हुआ है। जो 3 आप एरो नीचे के देख पा रहे हैं ना, ये हमने जानबूझ के आपके लिए ड्रॉ किए हैं ताकि आपको एक पॉइंट बता पाए। जब भी कोई एरो आके नीचे आके रुकती है, यानी कि जो डाउनवर्ड स्लोपिंग इसको कहते हैं टेक्निकल्स में, वो आके एक अहम सपोर्ट पे रुकता है। या तो ग्रीन लाइन पे रुक रहा होगा या तो रेड लाइन पे रुक रहा होगा। तो आपके पास ये एक अच्छे शेयर की पहचान होती है कि जैसा मालिक कहे वैसा ही वो काम करेगा। तो ये वैसे ही उसी चीज़ को रिस्पेक्ट करता है, तो एक अच्छी चीज़ है। इसका नेचर भी बदला हुआ है। दूसरा, ये डिफेंसिव है, रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर प्ले है, तो ये आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी ठीक है। और मेरे हिसाब से कम 10% चल सकता है। अभी 400 कुछ रुपए पे है, ये 440 तक का हमारे हिसाब से टारगेट है। लेकिन फिर भी आप अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ कर स्टॉप लॉस टारगेट लेके ही आप इसके अंदर सौदा बनाइएगा। स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी है। तो कल आरती इंडस्ट्रीज का आपको बेनिफिट मिला, आगे और भी मिलेगा हम उम्मीद करते हैं। और ग्रैनुलस इंडिया को भी आज अपनी लिस्ट में आप जोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ वैशाली पारिक, किरण जानी जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए बाजार की, और इस समय हमारे साथ ऑफ कोर्स जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग वैशाली, गुड मॉर्निंग किरण। वैशाली, जो माहौल बन के आ रहा है, डेटा जो हम लोग देख रहे हैं और हम बात भी कर रहे थे आपस में कि एक तरफा रैली के बाद बाजार थोड़ा सांस लेता हुआ नजर आ रहा है, कैचिंग इट्स ब्रेथ जिसे कहते हैं। कोई मंदी में नहीं आ रही है, कुछ ईगर कमजोर हाथ प्रॉफिट बुक करने के मूड में भी आ रहे हैं, लेकिन बड़े स्ट्रांग नेम्स डटे भी हुए हैं। ऐसे में इंडेक्स जब रेंज में आ जाता है, इतनी नैरो रेंज में, बोथ निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो कैसे आप डेटा को इस समय देख रही हैं? क्लाइंट्स को क्या बता रही हैं आप निफ्टी बैंक निफ्टी पे? वैशाली, आपसे शुरुआत करते हैं। श्योर।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, हम कई दिनों से देख रहे हैं दैट 21,500 पे एक रेजिस्टेंस जरूर था। सो वी वर वेटिंग कि अगर 21,500 को क्रॉस करता है तो भी एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 21,700। बट फिलहाल हम जैसे ही हम ओवरऑल इंडिकेटर सब देख रहे हैं, जैसे कि वोलेटिलिटी सब, आई थिंक मार्केट शुड कंसोलिडेट। ये फिलहाल इंडेक्स की बात करें तो इट इज इन अ नो ट्रेड जोन। सो अनलेस एंड अंटिल वी एक नैरो बैंड रहेगा 21,350 का सपोर्ट ऑन एन इंट्राडे बेसिस और 21,550 का एक रेजिस्टेंस बन रहा है। सो टिल वी सी अ डिसाइसिव ब्रेक और अ ब्रीच आइदर साइड एक व्यू नहीं बना सकते। तो स्टे पुट अगर जिन्होंने लिया है और रखे हैं विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और एल्स कोई नई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फिलहाल मैं नहीं रेकमेंड करूंगी। अनलेस थोड़ा डिप देखे तो फिर सपोर्ट लेवल्स के पास मैं रेकमेंड करूंगी। और उसी अनुसार हम देख रहे हैं दैट इवन बैंक निफ्टी जो अब तक हर्डल था 47,700 वो हम क्रॉस कर चुके। नेक्स्ट टारगेट रेजिस्टेंस वाज 48,300। सो अपसाइड भी काफी रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ से, तो एक ट्रेड नहीं बन रहा है फिलहाल। लेट्स वेट एंड वॉच, कोई क्लैरिटी आए तो एक ट्रेड बन सकता है। क्या बात है, आपने बड़ी ऑनेस्टली ये बात बोल दी वैशाली, मजा आ गया कि भाई इमीडिएट में ट्रेड नहीं बन रहा है, क्या करें, जबरदस्ती ट्रेड थोड़ी करना है। जब इतनी नैरो रेंज में आ गया बाजार, घट भी नहीं रहा है, ब्रीच दोनों साइड पे नहीं हो रहा है, उधर 21,500 के ऊपर बंद नहीं हो रहा है, इधर 400 टूट नहीं रहा है, तो जबरदस्ती ट्रेड मत करिए। कोई पॉइंट नहीं प्रूव करना है आपको किसी को भी, आपको सिर्फ एक ही पॉइंट प्रूव करना है, आपके बैंक अकाउंट में स्कोर कार्ड क्या है, और वो होगा समझदारी से ट्रेड करने का। तो स्पेसिफिक स्टॉक्स में तो बहुत काम हो रहा है, भले इंडेक्स फ्लैट है। और हमारे साथ किरण जानी है। किरण बताइए, क्या इंडिविजुअल काउंटर्स पे आपका फोकस है आज? सो हमारी तरफ से दो पिक रहेंगे। पहला जो रहेगा वो आवास फाइनेंशियल रहेगा। डेली चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। मल्टीपल रेजिस्टेंस था 1550 1530 के आसपास, तो उसके ऊपर क्लोज हुआ है, और हालांकि 1520 के आसपास की जो उसकी नेकलाइन थी उसको रिटेस्ट भी कर दिया है। तो आवास फाइनेंशियल 1550 के आसपास हम लॉन्ग करके जाएंगे, 1575 का हमारा टारगेट रहेगा, एंड 1531 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे आवास फाइनेंस में। नेक्स्ट जो कॉल रहेगा वो मैकडोवेल पे रहेगा। स्पिरिट यहाँ पे आप देखोगे तो लंबे समय से एक कंसोलिडेशन जोन में था, 1000 से लेके 1100 के बीच में। कल हमने देखा था कि शुरुआत के टाइम में नीचे एक डिप आया था, लेकिन क्लोजिंग आवर्स में 1100 के ऊपर कहीं ना कहीं सस्टेन हो चुका है। इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है। तो मैकडोवेल हम लॉन्ग करके जाएंगे, 1130 तक के हमारे टारगेट रहेंगे, और 1089 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। सो आवास फाइनेंशियल एंड मैकडोवेल वुड बी द प्रेफर्ड पिक। यूनाइटेड स्पिरिट्स 1100 के ऊपर का क्लोजिंग टारगेट 1130 की, शानदार स्टॉक। थोड़ा लेट बूमर है रैडिको के कंपैरिजन में, लेकिन अब इसके अंदर हरकत आपको होती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ नितिलेश पावस्कर भी जुड़ रहे हैं आज पैनल पे। नितिलेश, आपका भी स्वागत है। बताइए, क्या ट्रेडिंग आइडियाज लेके आए हैं आप हमारे व्यूअर्स के लिए? देखो, मैं अशोक लेलैंड के साथ जाना पसंद करूंगा। अशोक लेलैंड में अगर हम लोग देखेंगे तो लास्ट 4 दिन एक ही रेंज में खड़ा है, 177 उससे क्रॉस नहीं हो रहा है। लेकिन आज या फिर आज के सेशन में अगर 177 अगर ये क्रॉस कर देता है तो 170 स्टॉप लॉस के साथ मैं इसमें लॉन्ग जाना पसंद करूंगा। 185 टारगेट होगा जो उसका रिसेंट स्विंग हाई है। 185 के ऊपर सस्टेन होता है तो 200 भी आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा जो मेरा ट्रेड होगा वो होगा एक्सिस बैंक में। अगर एक्सिस बैंक में अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा अवधि चार्ट के ऊपर एक डबल टॉप पैटर्न साथ साथ एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन चल रहा है, तो 1110 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर ये चला जाता है तो हम लोग इसमें एक बिकवाली करेंगे 1118 के स्टॉप लॉस के साथ। 1190 हमारा क्या होगा टारगेट। ठीक है, तो आपके शेयर्स हो गए, इसमें से एक एक्सिस बैंक सेल कॉल है 1090 के टारगेट के लिए, इसको नोटिस कीजिएगा। वैशाली, आपके ट्रेड कौन से हैं? तो फिलहाल हम चर्चा कर रहे थे कि केमिकल सेक्टर इज बूमिंग, तो मेरे पोजिशनल ट्रेड्स रहेंगे। कल हमने देखा काफी सब स्टॉक्स जैसे आपने आरती फरमाया तो 605 के ऊपर 630, बट फिलहाल मैं लेने के लिए अप्रोप्रिएट जो मुझे लग रहे हैं एक है अमी ऑर्गेनिक। टेक्निकली आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज आल्सो वेरी फेवरेबल, और अभी तो ये शुरुआत हो रही है मेरे ख्याल से। सो आई वुड रिकमेंड अमी ऑर्गेनिक विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1100, और आगे जाके टारगेट आ सकते हैं 1250 to 1260 लेवल्स। सो दिस इज वन पोजिशनल ट्रेड। और दूसरा है, जैसे कि हम देख रहे हैं दैट रेल स्टॉक्स कंटिन्यू टू शाइन, तो अभी भी माहौल पॉजिटिव है। इरकॉन में कल हमने मोमेंटम देखा था, ट्रेंड इज इंटैक्ट। सो 165 के स्टॉप लॉस के साथ 200 का टारगेट, ये दो स्टॉक्स मेरे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं।
ठीक है, इरकॉन इंटरनेशनल एक रेलवे काउंटर है, आप ज़रूर रेलवे काउंटर्स को इग्नोर नहीं कर सकते, कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आपको दिखते ही हैं वो। तो एक बार इरकॉन आज फिर से आपको वैशाली की ट्रेडिंग कॉल्स में दिख गया। ठीक है, तो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स की हमने ट्रेडिंग कॉल आपके सामने रख दी है। आप जरा अपने सहयोगी को जोड़ लेते हैं, शरद को, वो आपको 2 हिस्सों में आज जानकारी देंगे। पहला एक तो स्टॉक्स एंड न्यूज़ और दूसरा फिर आईपीओस के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे आईपीओ खुले हैं और कई खुलने जा रहे हैं। तो पहले शरद, आप हमको जरा स्टॉक्स एंड न्यूज़ के बारे में बताइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो सबसे पहले ऑफकोर्स फोकस में रहने वाले डील्स और क्यूआईपी इशू। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है अपोलो टायर्स का आज ब्लॉक डील हो सकता है, जहां पे वॉर्बर्ग पिंकस की जो एंटिटी है वो लगभग 3% स्टेक की जो है बिकवाली कर सकती है, जिसका वैल्यू लगभग 850 करोड़ का है। फ्लोर प्राइस 440 रुपीज़ पर शेयर का है, यानी कि 3% डिस्काउंट पे। इसके अलावा 2 अहम क्यूआईपी खुल रहे हैं। सबसे पहला है कैंस, 1400 करोड़ का क्यूआईपी इशू खुल रहा है और इसका जो प्राइसिंग है वो लगभग 2424 रुपीज़ पर शेयर का है, यानी कि लगभग 7% डिस्काउंट का। तीसरा स्टॉक रहेगा केपीआई ग्रीन, यहाँ पे भी क्यूआईपी इशू हो रही है 300 करोड़ की और ये लगभग आप कह सकते हैं जो फ्लो प्राइस है वो 10% डिस्काउंट पे आ रहा है। तो अभी तक आपको पता चला कि 2 क्यूआईपी इशूज़ खुल रहे हैं, काइंस और केपीआई ग्रीन की। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो है आरबीआई से अप्रूवल आई है, एनओसी जो बोलते हैं वो उनको अमलगमेशन की मिल गई है, जहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में होगी। नेस्ले ने रिकॉर्ड डेट दिया अपनी शेयर स्प्लिट का, डेट है 5 जनवरी का। आर्किन केमिकल्स में भी इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील हुआ था, जहां पे इंडिया रिसर्जेंस फंड जो सेलर थे, लेकिन अब्जॉर्प्शन आया है डीएसपी म्यूचुअल फंड और गोल्डमैन सैक्स जैसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल बायर्स का। प्रीकॉल की भी बात करें तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने 1% से ज़्यादा स्टेक अक्वायर किया है। और वही सफायर फूड्स की बात करें तो जहाँ पे प्रमोटर्स सेल कर रहे थे, वहाँ पे जो दिग्गज इन्वेस्टर्स जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने लगभग 40 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है। इंपॉर्टेंटली वेदांता भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे बोर्ड ने अप्रूवल दी है डिविडेंड की लगभग 11 रुपये प्रति शेयर की, यानी कि ऑलमोस्ट 4.2% डिविडेंड यील्ड। और इंपॉर्टेंटली उनके होल्डिंग कंपनी है उनको भी हेल्प आएगी ताकि वो अपनी डेट को रिड्यूस कर पाएँ। दिव्यानी इंटरनेशनल के भी बहुत अहम खबर है। यहाँ पे कंपनी थाईलैंड के QSR में जो है एंटर करी है मार्केट में और यहाँ पे लगभग 274 रेस्टोरेंट जो KFC ब्रांड का है उनको वो अक्वायर करने वाली है। उनके साथ साथ जो है टेमासेक और एक लोकल पार्टनर भी इन्वेस्ट करेंगे। 1000 करोड़ का ये टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा। जो डील की वैल्यूएशंस देखी तो ग्लोबल एवरेज की जो होती है डील्स उससे सस्ती है, तो एक टाइप से पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। ऑल कार्गो गति भी फोकस में रहेगा। फंड रेस का मीटिंग है 21 दिसंबर को। और आखिर में शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे कंपनी को जो है बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है कि वो अपनी जो ट्रेडिंग बिजनेस है उसको डिमर्ज करेंगे। अब ये ट्रेडिंग बिजनेस जो है एक टाइप से आप कह सकते हैं ऑनलाइन बिजनेस रहने वाली है। और अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में, तो जो उनकी ट्रेडिंग बिजनेस है उसमें भी आपको एक शेयर मिलेगा, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई बदलाव नहीं आएगा। और ये ओवरऑल डीमर्जर एक्सपेक्टेशन है कि अगले 10 से लेकर 14 महीने तक ये सारे प्रोसेस कंप्लीट होंगे। शरद, ठीक है, ये सारा स्टॉक्स जहाँ बल्क डेटा आया है, ब्लॉक्स आए हैं, वेदांता की डिविडेंड की न्यूज़ है और ये डीमर्जर की, इन सबको इनमें पॉसिबल ट्रेड्स भी ढूंढते हैं। लेकिन आईपीओ मार्केट, प्राइमरी मार्केट में भी अच्छा खासा एक्शन है। कल जो डे 1 के आईपीओ थे, किस तरह की सब्सक्रिप्शन रही, आज कौन कौन से खुल रहे हैं, ये सारी डिटेल्स भी शेयर करें। जी बिल्कुल, 3 आईपीओ जो कल खुले थे उनके बता देता हूँ। आज दूसरा दिन है सब्सक्रिप्शन का। पहले दिन में देखे टिसन ज्वेलर्स का 33 गुना भर चुका है आईपीओ। वहीं अगर मुथूट माइक्रोफिन की बात करें तो ऑलमोस्ट भरा है 95% पे। और सूरज एस्टेट डेवलपर्स में 78% का टोटल सब्सक्रिप्शन पहले दिन में देखने मिला है। 3 अहम आईपीओ है जो आज खुलने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहला रहेगा हैप्पी फोर्जिंग्स का, और यहाँ पे देखें तो 303 करोड़ एंकर इन्वेस्टर से जो उठाया है, उसमें बड़े इन्वेस्टर इंक्लूड करते हैं फिडेलिटी और न्यूबर्गर जो एक प्रॉपर एफआईज है। आईपीओ प्राइस 808 to 850 रुपीज़ पर शेयर का है। अगर साइज़ की बात करें तो लगभग 1000 करोड़ का है। छोटी साइज़ की आरबीजेड ज्वेलर्स भी है, जहाँ पे 21 करोड़ उन्होंने एंकर इन्वेस्टर से रेस किए, जहाँ पे पीजीआईएम, नीजन और बोफा यूरोप मेन इन्वेस्टर्स हैं। आईपीओ प्राइस 95 to 100 रुपीज़ का है और जो आईपीओ साइज़ है छोटी है, 100 करोड़ की है। और तीसरा कंपनी जो फोकस में रहेगा वो है क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग, यानी कि जो मुफ्ती जीन्स की जो ब्रांड कंपनी उसकी होल्डिंग कंपनी है। और 165 करोड़ उन्होंने एंकर इन्वेस्टर्स से बढ़ाया है, जैसे कि मॉर्गन स्टैनली हुआ और शुभकाम वेंचर्स जो कि एक फैमिली ऑफिस है। आईपीओ प्राइसेस की बात करें तो लगभग 166 to 280 रुपीज़ पर शेयर पे है और आईपीओ साइज लगभग 550 करोड़ पे है। ऑलराइट, शुक्रिया शरद, ये सारी आईपीओ मार्केट का भी, प्राइमरी मार्केट का भी एक्शन बताने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ ब्रोकिंग हाउस की जो रिपोर्ट्स की स्टॉक्स पर आई हैं उससे भी शो में शामिल करते हैं। गौरव हम तक लेकर आए हैं सारी लिस्ट। गौरव बताएं, रिलायंस पर भी एक रिपोर्ट है और कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं?
जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कंपनी हम आज देखेंगे वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जहाँ पे जेपी मॉर्गन ने अपना ओवरवेट रेट जो है वो मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 2810 रुपीज़ का दे रखा है। तो उनका मानना ये है कि कहीं पे हमें प्रोडक्ट मिक्स में जो चेंजेस दिख रहे हैं वो है रिटेल और टेलीकॉम की वजह से, और रिटेल और टेलीकॉम जो है वो काफ़ी अच्छे तरह से ग्रो करने की शंका है, और उनके हिसाब से इस रिटेल और टेलीकॉम का एबिटा जो है वही कहीं पे कंपनी को काफ़ी अच्छी जगह से ग्रोथ देगा आगे जाके, और इसीलिए उन्होंने अपना टारगेट जो है वो 2810 रुपीज़ पे रखा है। अगला स्टॉक जो है वो है सनसेरा इंजीनियरिंग, जहाँ पे एंटीक ने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ, और टारगेट प्राइस है 1155 रुपीज़। तो सनसेरा जो है उनका रेवेन्यू जो है वो कहीं पे स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि ऑर्डर विजिबिलिटी जो है वो है स्ट्रांग काफ़ी। कंपनी अपना प्रोडक्ट मिक्स जो है वो भी काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर रही है, और इसके चलते हुए उन्होंने अपना टारगेट प्राइस जो है वो 1155 रुपीज़ दे रखा है और बाय पे इनिशिएट किया है। अगला स्टॉक जो है वो है एवेलॉन टेक, जहाँ पे एक्सिस कैपिटल ने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ, और टारगेट प्राइस दे रखा है 720 रुपये का। तो उनके हिसाब से इंडिया का ईएमएस जो है वो इंडस्ट्री ही पूरा अच्छे तरीके से ग्रो करने वाला है ग्लोबल ईएमएस के कंपैरिजन में, और इसी के चलते हुए एवेलॉन टेक जो है ये स्टॉक है जो कहीं पे फोकस में रहेगा, और इसका रेवेन्यू CAGR जो है वो उनके हिसाब से 34% से बढ़ेगा अगले 3 सालों में, और इसी के चलते हुए उनका मानना ये है कि 720 रुपये का टारगेट ये स्टॉक अचीव कर सकता है। उसके अलावा हमारे पास है 2 और कंपनीज, जहाँ पे ITC, जहाँ पे जेफरीज ने अपना बाय टारगेट मेंटेन रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 530 रुपये का दे रखा है। तो हमें पता है कि ITC का जो पेरेंट कंपनी है ब्रिटिश BAT, तो उनका स्टेक को लेके कहीं पे कुछ बातें चल रही थी ITC में, बट जेफरीज का मानना ये है कि BAT जो है वो अपना स्टेक 25% से नीचे नहीं लेके जाएगा। कहीं पे वो पेरेंट कंपनी में उनको हेडविंड्स दिख रहे हैं, बट कहीं पे ITC के टोबैको के वॉल्यूम्स की वजह से ये हेडविंड जो है वो कहीं पे ये हो जाएंगे, हट जाएंगे, और इसीलिए उन्होंने टारगेट प्राइस जो है वो 530 रुपये पे सेट करके रखा है। अगला स्टॉक जो है हमारे पास वो है इंडिगो, जहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने अपना बाय टारगेट मेंटेन रखते हुए प्राइस दे रखा है 3080 रुपीज़ का। तो उनका मानना ये है कि हम कहीं पे ज़्यादा यील्ड देख सकते हैं स्टॉक के लिए, और PLF में भी थर्ड क्वार्टर में इसी स्टॉक में। उनका मानना यह है कि वो काफ़ी कंस्ट्रक्टिव रहेंगे पूरे एविएशन इंडस्ट्री और स्पेसिफिकली इंडिगो, और नियर टर्म में वो देख रहे हैं कि ज़्यादा मतलब हायर देन एक्सपेक्टेड कहीं पे प्लेन ग्राउंडिंग है, वो कहीं पे इम्पैक्ट कर सकता है स्टॉक को, बट उसके अलावा कोई रिस्क फैक्टर्स तो दिख नहीं रही, और इसीलिए उन्होंने अपना टारगेट प्राइस जो है वो 3080 रुपीज़ पे बनाए रखा है। क्या बात है, शानदार। बहुत सारे स्टॉक्स हमारे रिसर्च कॉलीग्स ने हमारे साथ शेयर किया। आइए इनके ऊपर कहाँ पर ट्रेडिंग की गुंजाइश है ये सब डिस्कस करते हैं। वैशाली, इंडिगो में तो बहुत शानदार काम हो रहा है। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स अब 3000 ऑलमोस्ट 3100 के टारगेट्स आने लगे, और हमने देखा है कि ये 2200 से करीब चलता हुआ क्रूड कहीं भी जाए वन साइड चलाए ऑलमोस्ट 3000 तक आ गया है। 125 रुपये ऊपर का टारगेट गोल्डमैन ने दिया, लेकिन सिर्फ इंडिगो अकेला नहीं चल रहा है। इस बार स्पाइस जेट जिसको लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था, उसने पैसा रेज कर लिया, और स्पाइस जेट भी कल 20% सर्किट पर नजर आया आपको। और बातचीत ये भी चल रही है कि स्पाइस जेट खुद तो सर्वाइव कर ही रहा है इन्वेस्टर्स से पैसा रेज करके, लेकिन वो गो एयर की तरफ भी एक्विजिशन टारगेट की तरफ से देख रहा है। तो अब आपके पास 2 विकल्प हो गए, जो हमेशा एविएशन स्टॉक्स खेलना चाहते थे, दोनों के। स्पाइसजेट 3.0 को लेकर काफी अग्रेसिव दिख रहे हैं। जी हाँ, अजय सिंह जी ने बहुत शानदार काम किया है। आसान नहीं है पैसा रेज करना ऐसे, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक मार्केट इंडिगो की तरफ हो गया था, लोगों ने राइट ऑफ किया। हमारे चैनल पे आए भी थे अजय सिंह जी, तो काम तो जोरदार किया है। इतना पैसा अच्छा रेज कर लिया उन्होंने, और इसलिए सर्वाइवल के चांसेस बढ़ गए, वो गोयर की तरफ देख रहे हैं। लेकिन ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए दोनों के कंपैरिजन में? वैशाली, स्पाइस और इंडिगो दोनों के चार्ट चेक करके बताएं कहां ज्यादा गुंजाइश है, कंफर्ट किधर है। So Ajay ji, आपने बहुत ही सही फरमाया। एक्चुअली इंडिगो बीइंग द फ्रंट रनर, सो दिस वाज ऑलवेज इन पीपल्स आई, एंड ये स्टॉक काफी समय से चल रहा है और चल चुका है। सो अभी भी मुझे लग रहा है दैट अपसाइड पोटेंशियल है। 2700 का एक अच्छा सा सपोर्ट है, तो अगर एक थोड़ा सा डिप आता है तो फिलहाल थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है। सो 3100 3200 इज प्रीटी अचीवेबल विद द सपोर्ट ऑफ 2700। बट आप स्पाइस जेट करेंगे तो एक्चुअली ये भी एक ट्रेंड फॉर्मेशन में शुरुआत हुई थी, और हमारे नजर में ये काफी टाइम से था विद द सपोर्ट ऑफ 50। कल हमने देखा दैट यस अपर सर्किट लगी है, बट स्टिल आई थिंक जिस तरह ये स्टॉक चल रहा है, आई वोंट बी सरप्राइज ये 80 के टारगेट की तरफ भी जा सकता है। सो
आई थिंक एग्रेसिव ट्रेडर्स हो तो 53 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी ले सकते हैं, या तो फिर थोड़े डिप की वेट करिए। बट टारगेट्स जो अभी दिख रहा है, प्रोजेक्टेड टारगेट आई थिंक इट्स 80, तो व्यू काफी बुलिश है स्पाइस जेट में। बिल्कुल, इसीलिए मैंने स्पाइस जेट जोड़ा, क्योंकि ट्रेड यहाँ पर भी है, मोमेंटम यहाँ भी मजबूत है। सिर्फ इंडिगो की तरफ ही मत देखिए। नितिलेश, टायर स्टॉक्स में काफी अच्छा काम हो रहा है। अगर कल हम जेके टायर का चार्ट पैटर्न देखें तो आपको नजर आएगा, C8 देखिए डेज हाई पे बंद हुआ, जेके टायर 11%, इसका एक QIP आने वाला है, उसमें डिमांड इतनी सॉलिड है कि QIP लॉन्च होने के पहले ही स्टॉक में एक्शन शुरू हो गया। लेकिन एक स्टॉक है जो आपको नीचे मिलेगा, क्योंकि उसमें गिरने वाला ब्लॉक, बड़ा ब्लॉक है, कुछ 1200 करोड़ का ब्लॉक है। मैं बात कर रहा हूं अपोलो टायर्स की। लेके आइए, अपोलो टायर्स इसीलिए दबाव में बंद हुआ है, डेज लो पे। आज ब्लॉक होता है, इसके अंदर सप्लाई आएगी थोड़ा, तो क्या नीचे में लेना चाहिए नितिलेश? अपोलो टायर्स 1000 करोड़ का ब्लॉक है एक्चुअली, तो नीचे में लेंगे आप टायर स्टॉक? अवॉइड करना मैं चाहूंगा अपोलो टायर में, क्योंकि लास्ट 5 दिन का जो अगर प्राइस एक्टिविटी है थोड़ा सा नेगेटिव साइड में इंडिकेशन कर रहा है, और ये 450 ये लेवल के नीचे चला जाता है तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन हो जाता है। तो अगर किसी को लेना होगा तो एक बेस्ट रेंज में कहूंगा 400 से लेके 380 370 के स्टॉप लॉस के साथ। मतलब यहाँ से अगर करेक्शन आता है 10 से 12% का, तो ही इसमें मैं लेना पसंद करूंगा, अदरवाइज इस स्टॉक को मैं अवॉइड अपोलो टायर्स को। ओके, ठीक है। तो ये बात तो हुई अपोलो टायर्स की, लेकिन एक और स्टॉक जो अच्छी खासी रफ्तार दिखा चुका है EMS पे है, और वो है केन्स टेक्नोलॉजी का स्टॉक। बहुत पुराना नहीं है, लेकिन जब से लिस्ट हुआ उसके बाद से एक तरफ का मोमेंटम देखने को मिला। अगर हम 1 साल का ही चार्ट दिखाएं तो बड़ा वेल्थ क्रिएटर है, और अब इसमें एक QIP आने वाला है 1400 करोड़ का। एक बार केन्स को समझ लेते हैं। एक बड़े रनअप के बाद भी इसमें इंटरेस्ट तो काफ़ी है, QIP भी लॉन्च हो रहा है, और इनफैक्ट बड़ी बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स के इस पे ऊपर के टारगेट्स भी होते हैं। लेकिन अभी यहाँ से और कितनी स्ट्रीम दिखती है, टेक्निकली कितना स्ट्रॉन्ग दिखता है किरण? क्लीन साइंस की अगर हम बात करें तो IPO के बाद का जो रनअप आया था उसके बाद से हम देख रहे थे कि करीब ये 2022 में एक डाउनफॉल स्टार्ट हुआ और वो कंटिन्यू है, एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था स्टॉक। लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा कि 1200 से जिस तरह के बॉटम बनाए, हायर बॉटम बनते जा रहे हैं, तो मतलब हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न के अंदर है। और साथ ही साथ आप देखोगे तो एक ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस 1530 1520 का था। ऑलरेडी 4 बार ये रेजिस्टेंस को टेस्ट करके काउंटर ने लो बनाए थे, लेकिन हर बार वो लो हायर लोस बने थे। तो डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, एक असेंडिंग ट्रायंगल इसको कह सकते हैं, इंट्राडे चार्ट्स के हिसाब से डबल बॉटम पैटर्न भी कह सकते हैं। सो 1530 हमारा जो रहेगा वो कंडीशनल बाय रहेगा। अगर आज के सत्र में 1530 के ऊपर सस्टेन होता है क्लीन साइंस, सो इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों तरह से हम क्लीन साइंस के अंदर बाई करके चल सकते हैं। कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 1480, 1480 का आप स्टिक स्टॉप लॉस रखिए, 1530 के ऊपर आप लॉन्ग जाइए, और अगर आप पोजिशनल बेट लेना चाहो तो 1600 प्लस के भी टारगेट आप क्लीन साइंस में आने वाले समय में देख सकते हो। तो डेफिनेटली क्लीन साइंस 1530 के ऊपर लॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, ये तो बात हुई केन्स टेक्नोलॉजी, लेकिन एक पूरे स्पेस की बात करते हैं, और वो है QSR स्पेस का। इनफैक्ट अजय, आपको याद है पिछले 2-3 महीने से QSR स्पेस में परफॉर्मेंस दिख ही नहीं रही, नीचे की तरफ जा रही, लेकिन आज 2-3 स्टॉक्स में काफी एक्शन है। दिव्यानी ऑफ कोर्स ओवरसीज उन्होंने अपनी फोरे की है थाईलैंड KFC में, लेकिन एट द सेम टाइम सफायर में ब्लॉक्स हो रहे हैं, वहां पर इंटरेस्ट दिख रहा है। लेकिन आप वेस्टलाइफ फूड को देखें, वहां पर एक मैनेजमेंट मीट के बाद एक ब्रोकिंग फर्म कहती है कि स्लो डाउन दिख रहा है स्पेस में। एक्चुअली ये सेकंड टाइम है मैनेजमेंट ने आज इस ब्रोकरेज को बताया वेस्टलाइफ में कि मामला थोड़ा कमजोर है, लेकिन आप 2 क्वार्टर के रिजल्ट देख लीजिए तो रिजल्ट में ऑलरेडी कमजोरी नजर आ रही थी। इसीलिए स्टॉक है, अगर आप 1 साल के चार्ट को देखें, टॉप आउट हुआ वो, और उसके बाद घटता हुआ चला रहा है। डायरेक्टर साहब लेके आइए 1 साल का चार्ट, ये देखिए 52 वीक हाई इसका 1000 रुपए में था, 830 पे आ गया। तो बट QSR में ना आपको स्टॉक बाय स्टॉक कॉल लेनी पड़ेगी। करेक्ट। इसमें सेम स्पेस में आपको आउट परफॉर्मिंग कंपनी मिल जाएंगी, सेम स्पेस में आपको शायद कोई मॉडल नहीं चल रहा, ये भी मिल जाएगा। हाँ, और दूसरा ये मत भूलिए कि काफी जबरदस्त कंपटीशन ना अनलिस्टेड अनऑर्गेनाइज्ड साइड से आ रहा है। Right. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जुबिलेंट फूड का पिज्जा अक्सर मंगाया करता था वीकेंड में, 1000 रुपए 1200 रुपए 1400 रुपए के पिज्जा हो गए, और वही पिज्जा हट आपको जो 700-800 रुपए में दे रहा है। तो इसमें कंपेरेटिव इंटेंसिटी का गेम भी बहुत ज्यादा है। Sure. बर्गर पिज्जा ये रीजनल भी चीज है। आपके दिल्ली में तो गली गली में एक से एक पिज्जा और बर्गर मिलते हैं, तो आप ब्रांडेड, तो कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्शन आ रहा है कि इन्फ्लेशन प्राइस
वजह से लोग अनऑर्गेनाइज्ड रीजनल लोकल प्लेयर्स की तरफ भी जा रहे हैं। तो यानी आपको पूरा एक यूनानिमस व्यू नहीं बना सकते, बड़ा स्टॉक स्पेसिफिक आपको भी बनाना। और इनफैक्ट एक रिपोर्ट भी थी कि लोग पिज्जाज नहीं या बर्गर्स ज्यादा पसंद करें, तो इस तरह का इंटरेस्ट और टेस्ट और डाइवर्सिफिकेशन भी दिखती है स्पेस पे। ठीक है, लेकिन एक बार समझ लेते हैं सफायर में जो आज कल ब्लॉक्स लगे हैं, उसके बाद क्या आज फॉलो बाइंग में फॉलो बाइंग देखने को मिल सकती है, क्या रिटेल को पार्टिसिपेट करना चाहिए? कल तो आप देखिए फ्लैट से नेगेटिव था। सफायर को एक बार नितलेश चार्ट चेक करके बताएंगे। नितलेश, मैम ये स्टॉक मेरे सिस्टम में नहीं, इसको मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, थोड़ा सा अगर पॉसिबल हो तो दूसरे एनालिसिस से। वैशाली, वुड यू लाइक टू चेक इट? Definitely. So I think there's nothing really obvious happening in the stock, but एक बार अगर 1425 के ऊपर क्रॉस करता है तो it brings in further conviction that yes, ये स्टॉक जा सकता है towards 1470, 1480. तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ, मतलब 1370 के स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड में ध्यान दिया जा सकता है, बट कन्विक्शन तो आता है ओनली अबव 1425, 1430। ठीक है, एक दो शेयर जरा और पता कर लेते हैं। प्रिकॉल की लेके आई। प्रिकॉल के अंदर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने करीब कल 1% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदी है। ये 14 लाख शेयर बनते हैं। ये सिर्फ एक टोकन सम भी हो सकता है, लेकिन ये शेयर को काफ़ी तेज़ी दे सकता है। क्या प्रिकॉल की स्ट्रेंथ उतनी है? एक बार आप चेक करेंगे किरण। प्रिकॉल 343 रुपये का कल का क्लोज। सो प्रिकॉल की अगर हम बात करें तो ईयर के स्टार्ट से ही हम देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा अप ट्रेंड के अंदर स्टॉक ट्रेंड कर रहा है। कहीं ना कहीं हमने देखा था कि मल्टीपल रेजिस्टेंस प्लेस हुए थे 340 350 के बीच में, वहां से करेक्शन आया था, लेकिन नीचे में 20 डेज 50 डेज मूविंग एवरेज के सपोर्ट के साथ ट्रेड कर रहा है। सो ओवरऑल एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी कंडीशनल बाय रहेगा। ऊपर में आप देखिए कि 350 360 का जो इंट्राडे के हिसाब से है, तो पिछले 4-5 दिन का जो एक रेजिस्टेंस बना है, तो उसके ऊपर ही लॉन्ग करना चाहिए हमारे हिसाब से। तो 360 अगर क्रॉस नहीं करता है तो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। चांसेस है नीचे में 100 डेज मूविंग एवरेज और जो मल्टीपल सपोर्ट हमें देखने को मिल रहे हैं 310 320, वहां मिले तो वहां लॉन्ग कीजिए। तो एज ऑफ नाउ 340 के आसपास की क्लोजिंग है, हम थोड़ा अवॉइड करने की सलाह देंगे। या तो 360 के ऊपर जाए तब आप लॉन्ग कीजिए, या तो फिर नीचे डिप का वेट कीजिए 320 के आसपास, वहां पे आप लॉन्ग कर सकते हो। तो एज ऑफ नाउ वेट एंड वॉच करेंगे। आइदर साइड अपना जब लेवल आएगा तब हम एंट्री लेंगे। एक और शेयर भी है जिसको एंटीक ने अपनी आज लिस्ट में डाल दिया और इनिशिएट कर दिया है कि उसको हम बाय करेंगे विद द टारगेट ऑफ 1155। उस शेयर का नाम है संसेरा इंजीनियरिंग के नाम से है। जो रिपोर्ट के अंदर लिखा है उसके जो फाइन ट्यून गौरव अभी आपको बता के गए हैं कि उनको ऐसा लगता है कि इनकी ऑर्डर विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, रेवेन्यू क्लियरिटी है। तो एक बार वैशाली आप इसको चेक करेंगे। संसेरा इंजीनियरिंग को 1155 के टारगेट के लिए बाय दिया है। शेयर 1000 से नीचे है। I would totally agree. फिलहाल जैसे all indicators are in a trending mode और stock itself, so फिलहाल 951 पे चल रहा है, तो I would say 930 के सपोर्ट के साथ ये खरीदा जा सकता है। Even retracement अगर थोड़ा ज्यादा हुआ towards 900, the stock is safe till 900 is held on, और ऊपर के टारगेट्स दिख सकते हैं towards 1100 and so on। ठीक है, ऑल राइट। तो ये बात तो हो गई अब संसेरा इंजीनियरिंग पर, लेकिन पीएसयू बैंक्स की एक बार बात कर लेते हैं। इस पर स्पेशल एक नोट भी आया है और इनफैक्ट बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स थोड़े से लगाट भी थे, लेकिन अब ये जो पीएसयू बैंक्स में एक मूव स्टार्ट हुई, अभी भी थोड़ा सा पीएसयू वर्सेस प्राइवेट चूज करना पड़ रहा है क्या अजय? नहीं, देखिए ये हमेशा ही रहता है। ये देसी और विदेशी वाला आप समझ लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर बैंक DIR FIRs के फेवरेट हैं, पीएसयू बैंक जो है बिग HNI और फैमिली ऑफिस के फेवरेट होते हैं। लेकिन ये कंप्लीटली बात सही नहीं है। लार्ज कैप जो पीएसयूज हैं उसमें ही पसंद है, लेकिन मोतीलाल ने जो रिपोर्ट निकाली है ना उसमें बड़ी अच्छी बात कही। करेक्ट। पहले लोग संदेह करते थे कि इसके ROA जो बढ़ रहे हैं, सारे पीएसयू बैंक्स में आपने देखा होगा, BOI में बहुत अच्छी डिमांड आई, करेक्ट, बैंक ऑफ इंडिया में बहुत अच्छी QIP पे डिमांड आई, JNK तो एकदम जिस दिन लॉन्च किया उसी दिन सर्किट लग गया। जब हम 25 रुपए पे कवर करते थे यहाँ पे तो लोग संदेह करते थे। 9-10% का उसका NPA घट के 3% हुआ एक 1.5 साल के अंदर। पॉइंट ये है कि पीएसयू बैंक्स ने अपने फंक्शनिंग और नंबर्स को बहुत इंप्रूव किया है। मोतीलाल कहता है कि ये जो 1% ROA हो गए इसके, सवाल ये है कि ये एस्पिरेशनल थे पहले, अब जब करीब आते जा रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, तो ये सस्टेनेबल है या नहीं, इसके ऊपर बाजार मानता है। मोतीलाल का मानना है कि ये
सरकारी बैंक सस्टेन करेंगे अपने आरओए। Okay. तो यहाँ से भी सस्ते हैं और ये चलने के बाद भी जी हाँ, आपने देखा होगा कि एक साल का टॉप एसबीआई ने क्रॉस किया है, वो 580 625 क्रॉस ही नहीं करता था। अभी हाल ही में 1-2 दिन में इसने 650 का भाव मार दिया। ये भी दिसंबर के बाद ही। बीओबी 225 का टॉप बना के 180-70 तक चला गया था। बीओबी को लेके आइए 6 महीने का चार्ट, वापस से 6 महीने का चार्ट लेके आए डायरेक्टर साहब, वापस से वो अपना तो पीएसयूज के अंदर एक रिन्यूड बाइंग आ गई है और मोतीलाल का ये मानना है ये सस्टेनेबल है। उन्होंने एक लंबी लिस्ट भेजी है, टॉप पिक्स एसबीआई, बीओबी, कैनरा बैंक को बुलाए और उसके अंदर टारगेट प्राइस। लेकिन बहुत अच्छी बात बोली मोतीलाल ने, कहा है कि ये सस्टेनेबल है, आरओए अपग्रेड होगा और नैरेटिव चेंज हो सकता है इस स्पेस का जैसे जैसे रेट्स नीचे आए। इनफैक्ट विनोद मोदी है हमारे साथ। विनोद, आपके इन सारे स्टॉक्स में टॉप पिक कौन से हैं? एसबीआई, बीओबी, कैनरा बैंक। वेरी गुड मॉर्निंग अजय जी, प्रियंका, निम्पी एंड ऑल पैनलिस्ट। डेफिनेटली आई मीन हमने लास्ट समय में डिस्कस किया था कि पीएसयू बैंक अभी ये जो रैली में बहुत ही बेहतर दिख रहा है। एक चीज मैं बताऊंगा कि पीएसयू बैंक अगर खासकर मैं एसबीआई की ही बात करूं तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो लास्ट जो इनका जो अपसाइकिल था जो 2009-10 में देखा गया था, उस पीरियड में इनका जो वैल्यूएशन जो आया था, लगभग जो पीक वैल्यूएशन निकल के आया था 2.2 2.3 1 ईयर फॉरवर्ड निकल के आया था, जो मुझे लगता है अभी का वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पे है। तो डेफिनेटली चूंकि अब ये नए पीक साइकिल देख रहे हैं तो मुझे लगता है ये साइकिल में अभी भी वैल्यूएशन कैचअप काफी बचा हुआ है। और ये जो तेजी है, आई थिंक ये पीरियड की तेजी है, लास्ट पीरियड की तेजी में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल ये पीएसयू स्टॉक्स के साथ हमेशा कंसर्न रहता था कि यार मैनेजमेंट आती है, टॉप मैनेजमेंट 3 साल 5 साल के बाद चेंज हो जाती है। लेकिन अभी हमने क्या देखा है लास्ट कुछ सालों से, ये मैनेजमेंट ने बहुत स्मार्टली काम किया हुआ। जो टॉप लेवल के जो लेयर का मैनेजमेंट है वो नीचे एम्प्लॉय लेवल पे वो सिमिलरली हर ऑपरेशनल लेवल पे एक लेयर क्रिएट किया है जो वो पर्टिकुलर सेगमेंट में जिनका एक्सपर्टीज होता है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, अगर सीनियर मैनेजमेंट एमडी या सीईओ लेवल पे चेंज भी होती है तो ओवरऑल ऑपरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जिसकी वजह से मुझे लगता है ये बहुत चेंज है। आई थिंक इन द सेंस कि अगर जो हमें जो दिख रहा है, जो इंप्रूवमेंट ओवरऑल एसेट क्वालिटी में दिख रहा है, तो मान सकते हैं कि आने वाले 4-5 सालों में ये एसेट क्वालिटी अब सस्टेन करेगा टिल द टाइम जो इकोनॉमी के साइकिल अगर अच्छा रहे तो डेफिनेटली वो प्राइवेट बैंकों के साथ आई मीन वो समानांतर फॉर्म में बना ही रखेगी। तो ओवरऑल मुझे नहीं लगता एसेट क्वालिटी का कोई कंसर्न है। वैल्यूएशन मैंने बताया, वैल्यूएशन अभी भी काफी डिस्काउंट पे है। जिस आप जहां पे ये 3 स्टॉक बोले तो डेफिनेटली तीनों स्टॉक्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट चूंकि एसबीआई गिवन द फैक्ट कि एसबीआई वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक इन ये स्पेस में है और अभी भी वैल्यूएशन काफी अच्छा है मुझे लगता है। और नॉट ओनली अबाउट द बैंक, इसके जो अदर एंसिलरी बिजनेसेस हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड बिजनेस हो गए या अदर लाइफ बिजनेस हो गए, सारे में वैल्यूएशन दिखती है। तो मुझे लगता है एसबीआई में अभी भी अच्छा खासा अपसाइड बन सकता है यहाँ से। तीनों बैंकों में अपसाइड यहाँ से भी बन सकता है। वैशाली, रिलायंस इंडस्ट्रीज कल तो खैर मूव करता हुआ नजर आया, लेकिन सारे अगर लार्ज कैप स्टॉक्स की मैं बात करूं तो कंपैरेटिवली थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, पीछे चल रहा है। ऐसा नहीं है 2400 वाला 2430-40 वाला 2520 पे आ गया है, 2800 का टारगेट्स आ रहे हैं इस पे अभी भी जेपी मॉर्गन में। किस लेवल्स पे एंट्री लें, क्या इसमें सेफ्टी है इस समय? 2445 का जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट बन रहा है, तो अगर एंट्री लेनी है तो आई थिंक दैट वुड बी अ फेयर वैल्यू 2445 के आसपास। एंड आई थिंक लुक फॉर अ टारगेट ऑफ 2650 to 2700 टू स्टार्ट विद, बिकॉज ऑलरेडी आप देखेंगे तो ट्रेंड में आ चुका है। इवन आरएसआई अबाउट 60 है, तो आई थिंक मोमेंटम अच्छा रहना चाहिए इसमें और अपवर्ड मूव कंटिन्यू रहना चाहिए। सो आई थिंक ले सकते हैं ये स्टॉक। और राइट, ठीक है। तो ये तो बात हुई रिलायंस की जो कल चल भी रहा था और इस पे ऊपर के टारगेट्स भी हैं। दूसरे कुछ और स्टॉक्स की भी बात करते हैं। एक और स्टॉक जो ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट जिस पर आई है एवलॉन टेक, एक्सिस कैपिटल की इस पर रिपोर्ट है, टारगेट प्राइस 720 का। और जिस तरह से ईएमएस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उनके हिसाब से इंडिया का ईएमएस भी सिग्निफिकेंटली ग्रो करेगा अगर आप ग्लोबल ईएमएस से भी कंपेयर करें तो। केन्स जैसे स्टॉक में अच्छा खासा इंटरेस्ट बना हुआ है। इस स्पेस में इनफैक्ट एक रब ऑफ भी दिख सकता है क्या, और इंडिविजुअली फंडामेंटली जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो चल ही रहे हैं। एवलॉन टेक पर इस वक्त क्या व्यू बनेगा नितलेश, एक बार चार्ट चेक करके बताएं। देखिए स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन बन रहा है, 500 के आसपास एक बेस फॉर्मेशन है। इसको मैं क्लोजली देखना पसंद करूंगा। अगर ये 530 ये लेवल के ऊपर ये निकलता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। स्टॉक में फिर से एक 580 से लेके 600 ये टारगेट के लिए आप बाइंग करके चल सकते हैं 530 के रुपीस के ऊपर, और 515 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए।
ऑलराइट, तो ये बात हुई एवलॉन टेक पर, लेकिन जिस तरह का कल फार्मा स्टॉक्स में इंटरेस्ट था, क्या आज थोड़ा सा डिफेंसिव की तरफ भी बाजार को रखना चाहिए? सन फार्मा में भी एक न्यूज़ आई है कल, हमने देखा जाइडस वेलनेस, जहाँ भी यूएस एफडीए के अप्रूवल्स थे, चाहे और अदरवाइज ऑल्सो लॉरस लैब जैसे स्टॉक्स को आप देखें, ग्रैनुल्स को स्टॉक को देखें, उनमें मूव थी। क्या सन फार्मा जैसे स्टॉक को भी रडार पर इस वक्त रखना चाहिए? लार्ज कैप में वैसे ही इंटरेस्ट है, और अगर फार्मा की तरफ थोड़ा टिल्टेड बाजार दिखता है तो क्या सन फार्मा जैसे स्टॉक्स चल सकते हैं? किरण, डेफिनेटली मेरे हिसाब से हमें पीएसयू बैंक फार्मा के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। जैसे सन फार्मा के अंदर हम एक मोमेंटम देख रहे हैं, ऑलरेडी यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था 1180 के आसपास, और अभी स्टॉक 1250 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे डेफिनेटली हमें लगना चाहिए कि 1250 के ऊपर जब तक है तब हमें लॉन्ग करना चाहिए। 20 दिन की मूविंग एवरेज का अच्छा खासा सपोर्ट है, सो 1220 के आसपास का स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा। और जिस तरह का चार्ट पैटर्न है, डेफिनेटली हम आने वाले समय में 1300 तक के लेवल देख सकते हैं। तो थोड़ा पोजिशनल आउटलुक रखिए और कहीं ना कहीं 1220 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, अभी एक खबर आ रही है जो कि JTL पे है, आप नीचे देख भी पा रहे हैं कि क्षमता विस्तार के लिए कंपनी 1310 करोड़ रुपया जुटाएगी, और ये शेयर कल ठीक भी बंद हुआ है, 5% ऊपर भी है। ये खबर नीचे आप बैंड पे देख पा रहे हैं, एक बार ज़रा चेक करेंगे आप विशाली, आप चेक करेंगे JTL इंफ्रा, कल शेयर 5% ऊपर जाके बंद हुआ, आज न्यूज़ आ गई इस पर। JTL इंडस्ट्रीज ही ना, मतलब यस, ओके। आई थिंक यस, गैप अप ओपनिंग हुआ है तो दैट शोज के काफी स्ट्रेंथ है, तो कल के लो के स्टॉप लॉस के साथ ये व्यू पॉजिटिव ही बनता है, एंड इन ऑल लाइकलीहुड ये 250 जो प्रीवियस हाई है उसको भी क्रॉस कर सकता है टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 265-270। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें बाय किया जा सकता है, 250 को पार भी कर जाएगा ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने इसके अंदर नोटिस कराया। शुगर स्टॉक्स कल के अंदर काफ़ी ज़ोरदार मोमेंटम था, और टिपिकली हम देखते हैं शुगर स्टॉक जब गिरे भी थे तो आपने 3 दिन तक नोटिस किया, बढ़ते हैं तो 3-4 दिन तक आप नोटिस करते हैं। एक काम करते हैं, नितलेश से पता कर लेते हैं। नितलेश, एक F&O का शेयर है बलरामपुर चीनी, कल ही 4% ऊपर जाके बंद हुआ, ये वापस और चलेगा आज, या इसके अलावा कोई भी शुगर स्टॉक आपको जो ठीक लगता हो? देखो, बलरामपुर को ही मैं ट्रैक कर रहा था, इस कॉल को मैं क्लोजली ट्रैक कर रहा था, थोड़ा सा मोमेंटम मिस हो गया, लेकिन यहाँ पे मैं देखना पसंद करूंगा कि ये स्टॉक 407 ये लेवल के ऊपर निकलता है क्या। 407 रुपए के ऊपर निकलता है तो यहाँ से एक मोमेंटम बनेगा स्टॉक में, फिर ये स्टॉक 425-430 ये लेवल तक चल सकता है। मतलब इसको हम लोग डेड कैट बाउंस की तरह ही देखेंगे। जिस भी दिन ये स्टॉक 435 ये लेवल के ऊपर ट्रेड करेगा तो फिर ये स्टॉक 480 की तरफ बढ़ेगा, लेकिन 407 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 407 के ऊपर बाइंग करके चलेंगे। 402 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस क्वार्टर। चीनी के स्टॉक्स में जो रिबाउंड आया, जो पार्शियल रिलीफ की कल खबर आई, उसकी वजह से एक कैपिटल गुड स्टॉक्स में भी रिबाउंड आया। मैं बता रहा हूं आपको प्राज इंडस्ट्रीज के बारे में। आपको याद होगा प्राज इंडस्ट्रीज का 6 महीने चार्ट देखिए, बहुत प्यारा एंट्री पॉइंट प्राज ने दिया था, हमने आपको बताया भी था, मौका छोड़िए मत। प्राज इंडस्ट्री जैसे क्वालिटी स्टॉक्स नीचे मिलते कम है। देखिए जैसे ये न्यूज़ आई थी तो करीब करीब 600 वाला आपको नीचे में 520-530 तक भी मिला था, उसके बाद ये फिर रिबाउंड कर गया। अभी भी अपने टॉप से नीचे ही 650 का जो रिसेंट टॉप है उससे नीचे है। किरण जानी, प्राज लेंगे आप? प्राइस इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो जिस तरह से एथेनॉल का न्यूज आया था उसके बाद डेफिनेटली यहाँ पे हमने गैप अप ओपनिंग देखी थी कल, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। लेकिन जिस तरह के चार्ट पैटर्न्स हम देख रहे हैं, एक जोन के अंदर या तो एक छोटे से रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। नीचे में अगर हम देखेंगे तो 530 के आसपास का सपोर्ट है, और ऊपर में 20 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस भी है। तो 570 से लेके 600 की रेंज में ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। डेफिनेटली कोई भी डिप आता है तो डिप में हम लॉन्ग करना चाहेंगे, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, 100 डेज मूविंग एवरेज का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और कहीं ना कहीं मोमेंटम इंडिकेटर पे यहाँ पे हमें बुलिश डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है। तो 570 के आसपास की स्टॉक की क्लोजिंग है। कोई भी डिप आता है तो हम लॉन्ग करके जाएंगे, इवन करंट मार्केट प्राइस से भी लॉन्ग करना तो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा बन 530 के स्टॉप लॉस के साथ हम लॉन्ग करेंगे प्राज इंडस्ट्री को। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, डेफिनेटली ऊपर में आप 600 प्लस की टारगेट देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से डिप का वेट कीजिए आप, 550-540 के बीच में लीजिए 530 के स्टॉप लॉस के साथ। प्राज के अंदर एक कॉल आती हुई आपको नजर आ रही है। डिम्पी ने भी JTL इंडिया का जिक्र किया, अब इसके अंदर न्यूज़ आ रही है फंड रेजिंग की। आपको याद होगा 100 रुपये में पिछले साल से हम इस पर कवर करते आ रहे हैं, और वहीं से पिछले 3 से 4 क्वार्टर से इस स्टॉक के नंबर्स इंप्रूव करते हुए आए हैं। और अब ऑफकोर्स आप देख रहे हैं कि ये इंस्टीट्यूशंस के पास जा रही है कंपनी।
पहले ये रिटेल HNI थी, अभी इंस्टीट्यूशंस के पास जाके पैसे मांग रही है और ऑफ कोर्स एक्सपेंशन कर रही है। लेकिन एक स्टॉक पर डिस्कस करना चाहूँगा, वो है IDFC फर्स्ट बैंक। वैशाली, IDFC फर्स्ट बैंक एक हर्डल टाइप के में आ गया है। इसका 90-92 का भाव क्रॉस नहीं हो रहा है। पिछला टॉप इसका 100 के ऊपर का था। अगर पिछले 6 महीने का चार्ट देखें तो करीब 100 रुपये के आसपास ये टॉप आउट हुआ है, अभी 90 पे मिल रहा है। ये क्या रिकवरी शुरू हो गई है इसकी? क्योंकि नीचे इसने 78-80 पे एक बॉटम बनाया है। तो बिकॉज जिस तरह हम डेली चार्ट देख रहे हैं, ग्रेजुअली एक हायर बॉटम फॉर्मेशन है और स्टॉक अटेम्प्ट कर रहा है ट्रेंडिंग में आने के लिए। सो 91-92 को क्रॉस करेगा तो डेफिनेटली ये स्टॉक आई थिंक विल रीटेस्ट 100 लेवल्स। तो मुझे लग रहा है ये व्यू पॉजिटिव है और ये लेवल्स पे खरीदा जा सकता है। ये तो बात हुई IDFC फर्स्ट बैंक की। एक बार कैपिटल गुड स्पेस को भी डिस्कस करते हैं। कल हमने देखा कि थर्मेक्स में वहां पर एक रिपोर्ट भी बुलिश थी, उसके वजह से सीमेंट्स में अपने एनर्जी बिजनेस को डीमर्जर करने की उस बस से भी वहां पर अच्छी खासी मूव थी और ABB में भी मूव थी। कैपिटल गुड स्पेस में इस वक्त कहाँ बेट लेनी चाहिए वैशाली, टेक्निकली जो काफी स्ट्रॉन्ग दिखता हो? तो कल हमने देखा दैट इवन ABB, इवन सीमेंस जैसे कि आपने बताया, बट आई थिंक मैं मुझे ABB में फिलहाल सही लग रहा है 4650 के स्टॉप लॉस के साथ, बिकॉज दिस स्टॉक जिस तरह हम देख रहे हैं वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, इट्स ऑल पॉइज्ड फॉर अ हायर लेवल। सो आई थिंक ABB इज वन ऑफ द स्टॉक्स एंड दूसरा रहेगा ऑफ कोर्स लार्सन। सो लार्सन इज ऑल्सो अनदर स्टॉक जो अभी भी अपसाइड पोटेंशियल दिखा रहा है, तो आई वुड कंटिन्यू टू स्टे बुलिश ऑन लार्सन ऑल्सो। ठीक है, ऑलराइट, कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स भी बात करते हैं। आरती ड्रग्स जैसे स्टॉक में कल अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखा, और क्या आज फॉलो अप बाइंग के लिए एक बार केस बनता है? किरण, आरती ड्रग्स को चेक करके बताएं। सो आर्थिक ड्रग की अगर हम बात करें, जिस तरह से डेली चार्ट के ऊपर हम देख रहे हैं, डेफिनेटली देयर आर चांसेस कि आज हम फॉलो बाइंग देखेंगे, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस जिस तरह से प्लेसमेंट है 500 के आसपास, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। आज फॉलो बाइंग में अगर 500 का लेवल क्रॉस करता है तो ही हमें आर्थिक ड्रग के अंदर बाय करना चाहिए, क्योंकि एक ट्रेडिशनल फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था स्टॉक। तो 500 के ऊपर हम लॉन्ग करके जाएंगे। 500 के ऊपर जैसे स्टॉक सस्टेन होता है लॉन्ग करेंगे, तो जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 4 का मेंटेन करना है। और 500 के ऊपर अगर आर्थिक ड्रग सस्टेन हो जाता है तो देयर आर चांसेस कि हम 540 तक की एक रैली भी देख सकते हैं। तो 500 के ऊपर ही आर्थिक ड्रग हम बाय करें। ओके, ठीक है। ये कुछ स्टॉक्स हैं। इनफैक्ट आरती ड्रग्स और आरती इंडस्ट्रीज दोनों अपने आप में ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, ये कोई कंफ्यूज ना हो। आरती ड्रग्स करीब 500 के नीचे का शेयर है और आरती इंडस्ट्रीज 600 के ऊपर का शेयर है। तो दोनों का नाम आरती है, बट फिर भी आपको थोड़ा देख के चलना। अभी जो सवाल पूछा आरती ड्रग्स के रिगार्डिंग था। खैर, आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और शेयर पता कर लेते हैं। न्यूज़ वाले तो काफ़ी सारे शेयर्स हमने देखे ही हैं, जरा ब्रेकआउट कैंडिडेट भी पता करते हैं। और टोरेंट फार्मा, क्या स्विंग का बेनिफिट मिलेगा इसको, ये चेक करेंगे नितलेश जी जरा चेक कीजिएगा। टोरेंट फार्मा, मैं स्विंग ट्रेडर हूँ और इसके अंदर एंट्री करना चाहता हूँ, तो मैंने सही शेयर चुना है क्या सर? जी, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर एक अच्छा खासा लोअर लेवल से एक्यूमुलेशन के साथ ब्रेकआउट की तैयारी कर, तो यहाँ पे अगर 2150 ये लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर हम लोग 2200 से लेके 2250 ये लेवल तक भी चल सकते हैं। स्टॉप लॉस का ध्यान रखना पड़ेगा 2130 रुपए के आसपास, मतलब मोटा मोटी 20 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में 70 से लेके 80 पॉइंट हमारा रिकॉर्ड। ठीक है, एक और शेयर भी है जिसका नाम है TTML। TTML एक बार ज़रा स्क्रीन पे लेके आएंगे आप। TTML टाटा टेली सर्विसेज के नाम से शेयर होगा। ये करीब शेयर होगा 100 रुपये के आसपास का, ये 7% ऊपर है। क्या ये शेयर कल के वॉल्यूम और कल के कैंडल्स बनने के बाद क्या बहुत स्पीड से 100 के लेवल को पार कर 105, 110 की तरफ बढ़ रहा है क्या किरण? जरा चेक करेंगे आप इसको। TTML 105, 110 का टारगेट है। सिर्फ कल का वॉल्यूम और कल का प्राइस एक्शन देखने के बाद ये फैसला ले रहा हूँ। सो TTML की अगर हम बात करें तो ऊपर में हमने देखा था 110 से जो एक फॉल आया था प्राइस के अंदर 86-85 के आसपास 100 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके फायर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। इंट्राडे चार्ट्स के हिसाब से आप देखोगे तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। सो करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डिप आता है तो मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। 91 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है डेफिनेटली 110 तक की रैली दिखा सकता है। सो 92 के स्टॉप लॉस से करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डिप में हम TTML बाय कर सकते हैं।
शेयर और जरा आइडिया ले लेते हैं, क्या उनमें भी दम है। ग्रैनुलस तो ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया। एक प्रदीप फॉस्फेट नाम की कंपनी है, अभी मैंने उसका चार्ट देखा जस्ट 2 मिनट पहले ही, 70 रुपये का शेयर है। वैशाली आप जरा चेक करेंगे, प्रदीप फॉस्फेट नाम की कंपनी है, करीब 70 रुपये की यही वाली। क्या इसमें ये बेस फॉर्मेशन कर रहा है क्या ये नई जर्नी के लिए, क्योंकि पहले भी काफ़ी चला हुआ शेयर है ये, तो अब इसका बेस बन रहा है और काफ़ी समय से बन रहा है, अब इसको ब्रेकआउट जाएगा 100 की तरफ। वेल जिस तरह से हम देख रहे हैं इंडिकेटर्स, आई थिंक इट इज वेरी पॉसिबल बिकॉज वेरी ग्रेजुअली ये एक स्मूथ मूविंग स्टॉक है। आई थिंक 69 के सपोर्ट के साथ ये स्टॉक खरीदा जा सकता है एंड आई थिंक 75 इज द प्रीवियस हाई एंड जिस तरह मैं वीकली चार्ट मंथली चार्ट भी देख रही हूँ ये 78-80 तक भी जा सकता है। सो आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक। 2 शेयर और भी हैं, अगर आप टेक्निकली देख रहे होंगे तो उनमें आईटी में स्टॉक्स को एकदम से भूलना ठीक नहीं है, एकदम से याद करना भी ठीक नहीं है। 2 शेयर हैं, विप्रो और एक है टेक महिंद्रा। दोनों में से किस में पोजीशंस को बनाए रखना है या फिर और बढ़ाना है, एक बार ज़रा ये फैसला करवा लेते हैं। ये आपको ज़रा नितलेश जी बताएंगे। नितलेश जी ज़रा दोनों के चार्ट चेक कीजिए, विप्रो और टेक महिंद्रा, इन दोनों में से किस से पोजीशंस वापस से बढ़ानी है। देखो मैं विप्रो के साथ पसंद करूंगा। टेक महिंद्रा ऑलरेडी मैंने लोअर लेवल से रिकमेंड किया है लेकिन उसमें मोमेंटम नहीं है। लेकिन विप्रो में अगर 450 ये लेवल का ब्रेकआउट आ जाता है तो यहाँ पे मुझे 550 ये लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन विप्रो में एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर डीप मिलता है 420 तक तब भी इसमें पोजीशंस को ऐड करना चाहिए। 400 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। स्लो मूवर है लेकिन रिटर्न्स के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो 540 तक ये स्टॉक जा सकता है। एक 2 शेयर और भी हैं, क्या उनमें पोजिशनली कुछ ले सकते हैं क्या, ये जरा विनोद मोदी से पता करता हूँ। विनोद, आपको पेटीएम के जर्नी आपने सब कुछ देखा होगा, एक कमज़ोर आईपीओ के लिस्टिंग, उसके बाद बेस बना, कुछ अच्छे फैसले लिए गए, कुछ फीस वगैरह इन्होंने लगाई तो चीज़ों को ठीक किया। फिर मार्केट के अंदर खबर ये आई कि भाई आरबीआई कह क्रेडिट ऑफ टेक अपना चेक कर लो, आपका रिस्क है। इन्होंने कहा हम स्मॉल टिकट साइज़ में नहीं जाएंगे, जो इनकी यूएसपी थी। मार्केट ने फिर पनिशमेंट दी 20% की। ये 615 के आसपास आके आपको शेयर फिर से अट्रैक्टिव लग रहा है क्या? यार आई मीन जहां तक पेटीएम का सवाल है, डेफिनेटली ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रेशर में रहा लास्ट 15 से 20 दिनों में देखे तो, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस आपने जैसे बताया। बट यहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ से डाउनसाइड थोड़ा सा लिमिटेड लग रहा है, गिवन द फैक्ट कि एक चीज तो बहुत क्लियर है कि पेटीएम लगभग 2-3 क्वार्टर पहले से ही अपना प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के काफी कंसर्न और वो जाहिर कर चुका है, और जिसका परिणाम हमें ऑलरेडी इनके कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट में दिखा है, जो 2-3-4 क्वार्टर से दिखा रहा है कंसिस्टेंटली। इनके कैश फ्लो लेवल पे देखे या एबिटा लेवल पे देखे तो इम्प्रूवमेंट हुई है। मुझे लग रहा है कि वो ट्रेंड सस्टेन करना चाहिए, डिस्पाइट इसके जो लो टिकट साइज है वहां पे ये अभी जो डिस्पर्सल लेवल बंद कर दे आने वाले समय में। मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस थिंग और जो इसके जो बड़े टिकट साइज में जो ट्रैक्शन जो दिख रहा था, मुझे लगता है कि वो अच्छी चीज है। एट द सेम टाइम अगर मैं बोलूं कि अभी भी इनका जो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था कि एबिटा ब्रेक इवन होने का और जो कैश फ्लो लेवल पे ब्रेक इवन होने का, मुझे लगता है वो ऑन ट्रैक है। जो स्टॉक को यहाँ से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डाउन साइड लिमिट मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत कम है। थोड़ी सी भी पॉजिटिव डेवलपमेंट अगर आती है, जो मुझे लगता है कि वो Q3 के दिसंबर क्वार्टर के नंबर में बहुत हद तक क्लैरिटी आ जाएगी, उसके बाद मुझे लगता है स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखी जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। कल जेबी फार्मा में अच्छी बाइंग नजर आ रही थी। ये देखिए अभी प्री ओपन में जिंदल 100 में कुछ ब्लॉक डील्स गिर रही हैं। पहले यही डिस्कस कर लेते हैं। जिंदल 100 को लेके आइए डायरेक्टर साहब, पिछले एक हफ्ते का चार्ट लेके आइए जिंदल 100 का। ये जेबी का मैं इस पर हम बात करेंगे, लेकिन क्योंकि ब्लॉक्स गिरना शुरू हो गए हैं जिंदल 100 में, एक के ऊपर नजर डाल लेते हैं। ये देखिए जिंदल 100 फ्लैट है पिछले कुछ दिनों से, अब इसके अंदर सौदे गिर रहे हैं। जिंदल 100 में कुछ क्योंकि मेटल काउंटर्स मिड कैप मेटल भी अब चलना शुरू हो गए। किरण, आप जिंदल 100 पे कोई ट्रेड बन रहा है क्या?
जिंदल स्टॉक का अगर हम चार्ट देखेंगे डेली चार्ट के ऊपर, तो कहीं ना कहीं स्टॉक में एक अच्छा खासा रन अप आया, उसके बाद का कंसोलिडेशन, उसमें प्राइस करेक्शंस भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपनी 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। नीचे में कहीं ना कहीं इसको अच्छा एक सपोर्ट है 390 395 के आसपास। अभी स्टॉक चल रहा है 430 के आसपास, तो मेरे हिसाब से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। अगर ऊपर में कोई लेवल ब्रेक होता है, जैसे 450 का लेवल हमें ध्यान में रखना चाहिए। पिछले 5 दिन से 450 का एक स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस देखने को हमें मिल रहा है। सो 450 का लेवल क्रॉस होता है तो ही यहाँ पे कोई लॉन्ग पोजीशन कीजिए, नहीं तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। चांसेस है नीचे में आपको 400 के आसपास मिले तब लॉन्ग कीजिए। तो या तो 450 के ऊपर बाई कीजिए, या तो फिर 400 के लेवल का वेट कीजिए। ये तो हो गया जिंदल स्टॉ। एक और स्टॉक के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। अब 550 के करीब के टारगेट आना शुरू हो गए हैं आईटीसी में। आज भी आईटीसी में 530 का एक टारगेट आया है और आईटीसी धीरे धीरे अपने पिछले पड़ाव को छोड़ के 520 वाले को, इस 420 वाले को 460 के करीब आ गया, धीरे धीरे मूव कर रहा है। पिछले 1-1.5-3 महीने का अगर चार्ट देखेंगे तो पहले 180 वाला 400 के ऊपर गया, वहाँ अटक गया था, तो 3 महीने समय बिताने के बाद वापस मूव करना शुरू हो गया है। इस समय 455 पे ट्रेड कर रहा है। वैशाली, किस लेवल पे न्यू एंट्री की जा सकती है यहाँ पे? आई वुड से ऐसे स्टॉक्स में अक्यूमुलेट करना ही बेटर रहेगा, बट फिलहाल अगर ट्रेडिंग के लिए लेना है तो ये लेवल से भी खरीद सकते हैं, बिकॉज वंस ये स्टॉक 465 को क्रॉस करता है तो आई थिंक इट इज गेटिंग इनटू अ ट्रेंड, जैसे कि हम बोल रहे हैं 480 500 एंड ग्रेजुअली 520 टारगेट्स। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी उसी अनुसार बनानी चाहिए, बट आई वुड पर्सनली से हर एक डिप पे अक्यूमुलेट करिए। 430 का स्ट्रॉन्ग बेस है, 465 को क्रॉस करता है तो और भी ऐड करिए फॉर अ हायर टारगेट। ऑलराइट, कुछ और काउंटर्स भी देख लेते हैं जिनमें कल अच्छा ब्रेकआउट था, क्योंकि ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में जहां अच्छा एक्शन था और उनमें क्या फॉलो अप एक्शन की एक पॉसिबिलिटी और भी दिखती है। 200 डीएमए के ऊपर थे इंडिया मार्ट जैसे काउंटर, आरती ड्रग्स को तो भी हमने डिस्कस किया ही। क्या इंडिया मार्ट जैसे काउंटर्स में एक मूव आज के एक मूव के लिए क्या इस पे बेट लेनी चाहिए? आप बताएं वैशाली। सॉरी, इंडिया मार्ट। I think India Mart also is technically very well placed. Already एक bottom बना चुका है around 2500 and now it's getting into a trend. So new round of momentum लग रहा है कि शुरुआती हो रही है। 2770 के सपोर्ट के साथ ये स्टॉक खरीदा जा सकता है, और एक बार ये स्टॉक 2850 को क्रॉस करता है then I think gradually ये स्टॉक जाएगा towards 3000 and higher. So व्यू अभी पॉजिटिव है एंड बाय करिए 2770 के स्टॉप लॉस के साथ। इंडिया मार्ट में बाइंग की रिकमेंडेशन वैशाली की तरफ से। अब एक बार हमारा खास सेगमेंट नवरत्न शेयर, इसका रुख कर लेते हैं। खास वो 9 स्टॉक्स होंगे गैमेट ऑफ स्टॉक्स में से जिनमें आज एक्शन पॉसिबिलिटी है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़, ब्रोकिंग हाउस के रिपोर्ट्स और खबरों के दम पर। और ये खास सेगमेंट आज बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं सौमीत बताएं। सबसे पहले तो ब्लॉक्स एंड क्यूआईपीस पे फोकस रखें तो अपोलो टायर सबसे बड़ा स्टॉक रहेगा फोकस में। काफ़ी टाइम से चर्चा हो रही थी इस ब्लॉक की। वॉरबर्ग पिंकस की स्टेक है, करीब 3% स्टेक है, 850 करोड़ का वैल्यू है इस स्टेक का और 3% डिस्काउंट पे सेल किया जा रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड सुनने में आ रहा है इसके लिए। केन्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे अगर देखें तो क्यूआईपी ओपन हो गया है, 1400 करोड़ का ये क्यूआईपी है। थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल सकता है स्टॉक पे क्योंकि 7% के डिस्काउंट ये क्यूआईपी होने की एक्सपेक्टेशंस है और करीब 10% का इक्विटी डाइल्यूशन देखने मिल रहा है। और केपीआई ग्रीन की अगर हम बात करें तो उनका जो क्यूआईपी है वो करीब 300 करोड़ का है, 10% डिस्काउंट पे हो रहा है ये क्यूआईपी। 1245 रुपीज़ पर शेयर पे है ये क्यूआईपी केपीआई ग्रीन का। अब क्यूएसआर सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सफायर फूड सबसे पहले फोकस में रहेगा क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने करीब 38 लाख शेयर्स खरीदे हैं और प्रोमोटर्स सेलर थे इस काउंटर में। और दूसरी अगर हम देखें तो देवयानी इंटरनेशनल फोकस में रहेगा क्योंकि उन्होंने थाईलैंड मार्केट में एंट्री कर लिया है। करीब एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किया है उन्होंने टेमेसैक के साथ। वैल्यूएशंस भी जो है इस एक्विजिशन के काफ़ी ठीक ठाक है ग्लोबल पीयर्स के सामने अगर हम देखें तो। उसके अलावा वेदांता ये स्टॉक फोकस में रहेगा। करीब 6 से 7 रुपये का डिविडेंड एक्सपेक्टेड था स्ट्रीट को, बट कंपनी ने 11 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है जो कि करीब 4% का डिविडेंड यील्ड है। अब तक वेदांता ने करीब 29.5 रुपीज़ का डिविडेंड किया था, ये 11 रुपये का डिविडेंड एडिशनल आया है। शंकरा बिल्डिंग की अगर हम बात करें
वो स्टॉक फोकस में रहेगा। डीमर्जर अनाउंस कर दिया है कंपनी ने, अपना जो शंकर बिल्ड प्रो का जो प्लेटफॉर्म था उनका, उन्होंने उसको डीमर्ज करने की बात की है। अगले 10 से 14 महीने में डीमर्जर कंप्लीट हो जाएगा। ये कंपनी दोनों BSE और NSE पे लिस्टेड रहेगी और जो शेयर स्वैप रेशियो है वो करीब 1:1 का है, मतलब प्रति 1 शेयर के लिए आपको एक नया शेयर मिलेगा इस न्यू कंपनी का। बिग बोल्ड ब्रोकरेज में अगर हम देखें तो वहाँ पे एवलॉन टेक पे एक्सिस कैप ने इनिशिएट किया है, करीब 40% का अपसाइड पोटेंशियल है कंपनी पे। टॉप पिक है ये में सेगमेंट में एक्सिस कैप का, और अगर आप देखेंगे तो एक्सिस कैप एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंपनी का जो EPS ग्रोथ होगा वो करीब 34% होगा ओवर FY23 टू FY26। और आखिर में अगर हम देखें तो थर्मैक्स ये स्टॉक फोकस में रहेगा। हमारा खबर है यहाँ पे ये है कि जो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सेगमेंट है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरीज बढ़ चुकी है, लार्ज ऑर्डर मिलने की एक्सपेक्टेशंस है वाटर बिजनेस में इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स की तरफ से, और एनालिस्ट अगर हम देखें तो मान रहे हैं कि ये बिजनेस का जो मार्जिन होगा वो करीब 7% के आसपास होगा। तो ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे आज के ट्रेड में। राइट, शुक्रिया सौमित, ये सारे के सारे स्टॉक्स हाईलाइट करने के लिए, इनके पीछे के रीजंस बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्टॉक्स की बात भी करते हैं। कल इनफैक्ट हमने देखा कि शुगर स्टॉक्स में एक अच्छा खासा मूवमेंट था। स्मॉल कैप में इनफैक्ट मेजर ऑफ द शुगर स्टॉक्स हैं और स्मॉल कैप की जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत हद तक शुगर काउंटर्स से भी मिल रही थी। आज शुगर काउंटर्स को क्या रडार पे आज भी रखना चाहिए? नितलेश, बलरामपुर चीनी हो, रेणुका शुगर, इनफैक्ट त्रिवेणी, सारे स्पेस में, पूरे स्पेस में एक अच्छी खासी मूव थी, क्या आज भी ये चलेंगे? चार्ट्स क्या कहते हैं? देखो, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जैसे डिस्कशन किया कि बलरामपुर चीनी मुझे अच्छा लग रहा है, 407 रुपए के ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग 402 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें इनिशिएट करेंगे लॉन्ग साइड का ट्रेड। तो यहाँ पे मैं 407 के ऊपर लॉन्ग जाना पसंद करूंगा। दूसरा जो काउंटर है रेणुका शुगर, मुझे ये काउंटर काफी अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा एक लेवल है 53-54 रुपीज का, ये अगर क्रॉस करेगा तो इसमें मैं पोजिशनली या फिर थोड़ा सा लॉन्गर टाइम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से जाना पसंद करूंगा। 53 रुपीज के ऊपर 49 मेरा स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में टारगेट कम से कम 75 से लेके 80 के टारगेट के लिए प्लान। राइट, तो देखते हैं आज शुगर काउंटर्स में आज दूसरा दिन भी कंटिन्यूअसली मूवमेंट दिखती है, यानी कल तो बड़ा अच्छा सर्च था और आप प्री ओपन में भी देखें तो आपको आधे से 1% की तेजी इन काउंटर्स में दिख रही है। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पैनल में, खुश बोरा, और उनसे उनके जरा ट्रेडिंग कॉल्स पता कर लेते हैं, फिर मार्केट के एनालिसिस में कुछ एक जो शेयर मिले हैं और पता करेंगे। पहले कुछ गुड मॉर्निंग, आप अपने जरा शेयर्स बता दीजिए। जी हाँ, भी सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग टू यू और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, ओवरऑल सेटअप यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा स्लगिश हो जाए। फिलहाल एक ओपनिंग जो है पॉजिटिव दिख रही है, बट शायद बायस थोड़ा नेगेटिव हो एज वी गो अलोंग, बिकॉज मार्केट्स ओवर स्ट्रेस्ड हैं और कॉल्स की जो राइटिंग है ये अच्छे जो ऊपर है इनमें काफी अच्छी दिख रही है। तो हमें लग रहा है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया है। डिस्पाइट दैट जो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं दे माइट कंटिन्यू टू डू वेल। सो यहाँ पे हमारे जो दो पिक्स हैं, पहला है टाटा मोटर्स। इस स्टॉक में हमने देखा है लगातार तेजी शुरू है। अभी भी अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स में भी अच्छा खासा ट्रैक्शन है और स्टॉक का जो मूवमेंट है ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आप 750-765 के टारगेट के लिए टाटा मोटर्स अभी भी ले सकते हैं। 720 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एक स्टॉक जो काफी समय बाद रेडार पे आया है, जस्ट डायल, अच्छा मूवमेंट दिखाया था साल के शुरुआत में, साल के मिड में, बट वहां से टेपरिंग ऑफ हुई थी। अब 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके वहां से स्टॉक रिबाउंड कर रहा है। तो हमारे हिसाब से इसमें भी एक पॉजिटिव बाइस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। 775 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 815, 835 ये आपके टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, डन। क्या इस बीच एक अपोलो टायर्स का आप नीचे ब्लॉक पा रहे हैं? आज हमने हेडलाइंस में बताया था कि अपोलो टायर्स में एक ब्लॉक लगेगा। 4.5% इक्विटी का सौदा हो चुका है और ये करीब 2-2.5% ऊपर भी है। तो ब्लॉक डील लगने के बाद नीचे और ऊपर ये चेंज ऑफ हैंड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि ब्लॉक डील किस प्राइस पे, किस डिस्काउंटिंग पे और किस जगह पर मूव हो रही है। तो 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप ब्लॉक्स चेक करें। तो अपोलो टायर्स एक बार चेक करवा लेते हैं। किरण, आप चेक करेंगे अपोलो टायर्स? सो अपोलो टायर की अगर हम बात करें, जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न हम अपोलो टायर में देख रहे हैं, और एक फ्लैट पैटर्न ब्रेकआउट डेफिनेटली कंसीडर किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो करेक्शन आया था रिसेंटली, वो 440 का उसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वही उसका सपोर्ट का काम कर रहा है। तो जब तक 440 के नीचे नहीं जाता है कोई भी गिरावट में, या इवन करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करके जाएंगे, एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट उसको कंसीडर कर सकते हैं। और 500 तक के टारगेट हम आने वाले समय में अपोलो टायर में देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली कोई भी डिप आता है या करंट मार्केट प्राइस से 440 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करना चाहिए। कुछ और ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं।
टाटा ग्रुप के एक स्टॉक में अच्छा ब्रेकआउट नजर आया था, टाटा टेली सर्विसेज। इसका एक हफ्ते 10 दिन का चार्ट देखिए, आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। टाटा टेली आज भी हरे निशान में चला है, कल 8% का ब्रेकआउट इसके अंदर नजर आया था। वैशाली, टाटा टेली नीचे से 90 वाला 98 लगभग एक हफ्ते के अंदर हुआ है। क्या इसके अंदर ये ब्रेकआउट मजबूत हो सकता है यहां से? ओके, वैशाली नहीं है हमारे साथ कुश है उनकी जगह पे। कुश, गुड मॉर्निंग कुश। ये टाटा टेली में जो मूव शुरू हुआ है नीचे से 90 वाला 98, क्या ये जारी रह सकता है? तो अजीज बिल्कुल जारी रह सकता है। अगर मैं एक इसके पीक से ट्रेंड लाइन बनाऊं जो 110 108 के करीब था, वहां से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो बहुत ही बखूबी कल इसका ब्रेकआउट हमने आते हुए देखा है कि रेजिस्टेंस जोन्स को भी इसने पार किया है। एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है 100 का, उसका रेजिस्टेंस हो सकता है ले, बट जिस तरीके का वॉल्यूम एक्शन है मुझे लग रहा है वो बहुत मेजर रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो यहां से भी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। जो इमीडिएट टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो 102 के हैं और उसके बाद जो अगला टारगेट निकल के आ रहा है वो 105 का है। तो पोजिशनली लेना चाहें तो इसमें बिल्कुल एक पॉजिटिव व्यू के साथ ट्रेड कर सकते हैं। 94 इसके करीब अपना स्टॉप लॉस लेके चलें। राइट, ठीक है। एक और स्टॉक, केमिकल स्टॉक्स में हमने देखा कल मूवमेंट था, लेकिन एक केमिकल स्टॉक का डीमर्ज्ड आर्म है आरती ड्रग्स। ये आरती इंडस्ट्रीज का डीमर्ज आर्म है, 5000 करोड़ की कंपनी, इसको लेके आइए, इस पर भी डिस्कस करना बनता है। आरती ड्रग्स आज भी 1.5% ऊपर खुला है, कल भी ये करीब 7-8% तेजी में नजर आया था। कुछ आरती ड्रग्स में 400 करीब 450 के लेवल से बहुत मामूली रिबाउंड आया। क्या इसका बॉटम फॉर्मेशन हो गया है या ये रिस्की बन सकता है, या ले लें? क्योंकि आप जो है थोड़ा डिफेंसिव में है, तो क्यों ना अगर एक्शन करें तो वहां करें जहां मूवमेंट हुआ नहीं बहुत ज्यादा अभी ऑलरेडी। बिल्कुल अजय, लेकिन अगर मैं कहूं तो बॉटम फॉर्मेशन का एक अटेम्प्ट कह सकते हैं बहुत क्लियर है, क्योंकि कंसिस्टेंटली पिछले 1.5 से 2 महीनों में जो 450 के 460 के आसपास का बॉटम बना था उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, बट स्ट्रेंथ इसमें मिसिंग है। और इसके रीसेंट हाई से अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो बहुत ही क्लियर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड कर रहा है, जो करीब यही 492 495 के आसपास आता है। अब अगर ये 500 का लेवल जहां पे ओपनिंग बता रहा है यहां सस्टेन करे, तब आप एक अच्छा मूव इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 500 के ऊपर सस्टेन करने दीजिए, परहैप्स 1 डेज क्लोजिंग ऑल्सो इज नॉट अ बैड आइडिया। तो 500 के ऊपर की अगर क्लोजिंग देता है तो यहां से आप एक अच्छा अप मूव आते हुए देखेंगे। अब इतना बीट एंड डाउन है तो जो रिबाउंड है ये भी फास्ट होगा, तो यहाँ पे 520 एंड 545 के 2 टारगेट्स निकल के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस जो है वो करीब 475 के आसपास का बनेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। मैं परहैप्स एक दिन और वेट करना चाहूंगा, 500 की क्लोजिंग विल पुट दिस स्टॉक ऑन अ स्ट्रॉन्गर फुटिंग। टायर्स एक बड़े ब्लॉक के बाद 2.5% ऊपर है। केन्स का तो QIP ऑफ कोर्स। अपोलो टायर क्या भाग सकता है यहाँ से? पहले हमने डिस्कस किया था, नीतिलेश ने कहा था अवॉइड कर दीजिए। किरण जानी, ज़रा देखिए 1 लाख शेयर का वॉल्यूम के साथ 2.5% ऊपर ऑलरेडी दिखाई रहा है वो, और इसका ब्लॉक का सुना है कि डिमांड काफ़ी अच्छी आई है, अभी सौमित बता के गए। बाकी टायर स्टॉक्स में जो तेज़ी है, क्या आप उसको लेंगे? अपोलो टायर, राइट? अपोलो टायर, अपोलो टायर या केन्स का है? केन्स टेक्नोलॉजी। मैं अपोलो टायर की बात कर रहा हूँ। उसके ब्लॉक गिरने के बाद 3% 2% ऊपर है, क्या इस भाव से लेना चाहिए? यस, डेफिनेटली लेना चाहिए। रिसेंटली वी जस्ट डिस्कस के जिस तरह से कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है और 460 का जो एक रेजिस्टेंस है उसके ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस या कोई भी गिरावट आए लेना चाहिए। थोड़ा पोजिशनल व्यू रखिए, 2 से 3 दिन का व्यू अगर आप रखते हो या उससे ज्यादा भी आप व्यू रखते हो तो मेरे हिसाब से एक अच्छा बेट रहेगा। 440 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है 500 प्लस के टारगेट हम अपोलो टायर पे देख सकते हैं। 1 मिनट भी नहीं रह गया मार्केट के ओपन होने में। आज मार्केट ने फिर से हल्का सा गैप कर रहा है 50-60 पॉइंट का, और मैं बोलूँगा कि कल जितनी उसने गिरावट दिखाई थी उतना तो फिर से गैप से कंप्लीट कर रहा है। तो मार्केट एक्सट्रीम जो बुल के अंदर है वो आपको फिर से शो कर रहा है। ये कई बार अपने सपोर्ट्स को टच करने दे नहीं जाता, बीच में से ही घूम आता है, और ऐसा नहीं कि बाजार चल जाएगा। अब इसके 500, 550, 600 वाला ये पूरा रेजिस्टेंस बैंड भी है इसके पास। एक बार जरा बैंक निफ्टी भी दिखा देंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बैंक निफ्टी भी अपने रेजिस्टेंस को टच करने के लिए आज जा सकता है, बट सपोर्ट पे तो कल बंद हुआ था, वो था 47,800, 47,500 को बचाना था।
खैर 6 सेकंड के बाद आपको मार्केट ओपन होता दिख रहेगा। आज रिलायंस ना गैप के साथ ओपन हो रहा है, ये काफ़ी रेयर मिलता है जब रिलायंस भी गैप ओपन हो। 34 रुपये के गैप के साथ आज रिलायंस ओपन कर रहा है। इसके अलावा ONGC, साथ ही सन फार्मा, M&M, डॉक्टर रेड्डीज, एक्सिस बैंक, ये कुछ एक शेयर हैं जो आधे से पौने % ऊपर हैं। बैंक निफ्टी आ चुका है लाल निशान में और कल अपने सपोर्ट को बंद हुआ था। इसके 2 अहम सपोर्ट है, हाँ, पहला 47,800 और दूसरा 47,500। 500 तक कुछ मत करना आप। ये रिलायंस आप पौने 1% ऊपर देख पा रहे हैं। 1400 शेयर एडवांसेस के अंदर ये बता रहे हैं कि मार्केट में डीप रूटेड क्रैक नहीं है अभी भी और बाजार हो सकता है साइडवेज कर दे अपने आप को। आज गैप खोलने के बाद ये रेंज में कर देगा और अभी तक तो कोई यही सिग्नल देखने को मिल रहे हैं। करीब 11-12 पॉइंट्स की सिर्फ बढ़त रह गई है, 50 पॉइंट की बढ़त थी। कल भी कुछ ऐसे हुआ था, हम गिरे थे नीचे से ज़्यादा, फिर बाद में रिकवर कर गए थे, फिर कमज़ोर हुए। आज ऐसे क्या हुआ है कि आज आप फिर से गैप के साथ खुले, ऊपर से फिर नीचे आ गए। ये इसी रेंज के अंदर चर्न करता हुआ आपको पूरा दिन निकाल देगा। अगर आप पूरा दिन निकालना चाहते हैं ऐसे तो आपकी मर्जी। आगे बढ़ें तो अगर आप कुछ एक और शेयर्स चेक करेंगे तो नेस्ले इंडिया के अंदर आज करीब पौने 1% तक की बढ़त है। अपोलो हॉस्पिटल्स ये भी ऊपर है। NTPC भी आज पौने 1% ऊपर आके ट्रेड इस समय कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे कमज़ोर शेयर है जरा वो भी स्क्रीन पे दिखाइए। वो है TCS। ये IT थोड़ा रुक गया, से हमने कल कहा था ये फेड होगा धीरे धीरे करके, क्योंकि अब IT की बदौलत निफ्टी को नहीं चलाया जा सकता, कुछ नए शेयर्स चाहिए। इसके अलावा अगर आप चेक कर रहे हैं तो LTI माइंडट्री भी हल्के लाल निशान के साथ है। SCL टेक भी हल्के लाल निशान में आ चुका है। तो IT धीरे धीरे करके फेड हो रहा है। टेक महिंद्रा भी आप देख रहे होंगे लाल निशान में ही है इस समय। तो आप ज़्यादातर IT कंपनीज को कुछ इसी तरीके से ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। नेक्स्ट 50 जल्दी से मैं चेक कर देता हूँ, फिर हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आएगा। वेदांता उसके अंदर है, जोमेटो उसके अंदर है और VBL उसके अंदर है। इन सब के पास बढ़त करीब 1% की है। टोरेंट फार्मा का चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग था, अभी थोड़ी देर पहले हमने पता भी किया, 1% ये ऊपर आज खुला है। एडवांस डिक्लाइन में कुछ ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं आ रहा, इसलिए आज अगर आप इंडाइसिस से बोर हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए इंडाइसिस को छोड़कर स्टॉक्स में ही ध्यान रखिएगा। इंडाइसिस में कोई मूव गिरावट का या तेज़ी का बहुत बड़ा आने की उम्मीद कम लगती है। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आएगा, ज़रा नोटिस कीजिएगा। आप ONGC, नेस्ले, कोल इंडिया, ब्रिटानिया, ये सभी शेयर आपको फर्स्ट श्रेणी में दिख रहे होंगे और इन सब में एक ही नाम बोला जाता है कि ये सारे के सारे थोड़े डिफेंसिव स्टॉक्स हैं। कुछ FMCG के हैं और कुछ एनर्जी पैक से हैं। तो डिफेंसिव शेयर्स आज फर्स्ट लेयर में है। सेकंड में एक सबसे बड़ा वेटेज वाला शेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इसी के हाथ में की है। अगर ये धीरे धीरे करके कमज़ोर होगा तो बाज़ार नहीं चलेगा और धीरे धीरे करके और मजबूत हुआ तो बाज़ार अपने आज इंट्राडेज लो को प्रोटेक्ट कर जाएगा। तो मेन इन सभी शेयर्स में से, पूरी स्क्रीन में से मेरे पास जो मैं सबसे ज़्यादा बोलूँगा वेटेज है वो सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की है। यही तय करेगा कि आज बाज़ार को ऊपर नीचे कितना होना है। प्रियंका आपको छोटे मझोले के बारे में बता रही है। आज एनर्जी पैक में जो मेजर कंट्रीब्यूटर आ रहा है वो रिफाइनर्स, ऑयल प्रोड्यूसर्स, इनका आ रहा है। आप ऑयल इंडिया, मैंगलोर रिफाइनरी और ऑफ कोर्स टू सम एक्सटेंट रिलायंस, इन सबको देखें तो इनमें तेजी है। मिड कैप, स्मॉल कैप में भी वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऑयल इंडिया इस वक्त 2.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। कुछ हेल्थ और फार्मा काउंटर्स, डायग्नोस्टिक काउंटर्स भी आपको ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। फोर्टिस हेल्थ केयर, टोरेंट पावर, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, थोड़े से कोविड के मैटर, शायद एक ये कंसर्न एड्रेस करना चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम और नॉट, बट एक रीजन तो दिख रहा है जिसकी वजह से आप यहाँ पर लैब काउंटर्स को भी ऊपर देख रहे हैं। 1.5% की तेजी वहाँ है। इसके अलावा स्मॉल कैप में कल हमने देखा था अच्छा एक्शन शुगर काउंटर्स में था। आज स्मॉल कैप में जो बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं, पहले टॉप 5 काउंटर्स हैं उनमें जो स्टॉक्स हैं उनमें आपको डेल्टा कॉर्प जैसे स्टॉक्स दिख रहे हैं, मैंगलोर रिफाइनरी, फिर से आपको मेट्रोपोलिस, JB केमिकल्स, तो थोड़ा सा हेल्थ, फार्मा, डायग्नोस्टिक, इस तरफ भी टिल्ट आपको बाजार का दिख रहा है। और साथ ही कुछ काउंटर्स जहां पीछे न्यूज बेस्ड एक्शन दिखा, डाउनसाइड दिखा, एथर जैसे स्टॉक्स अब आपको वहां पर की तेजी के साथ ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। गिरने वाले काउंटर्स में सुजलॉन ये वीक है, जेंसर, मैस्टेक, CASC ये वीक काउंटर्स इस वक्त आपको स्मॉल कैप में दिख रहे हैं। अजय जी हाँ, आगे बढ़ते हैं, कुछ ओपनिंग ट्रेड्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। सॉफ्ट खुला है बाजार, बहुत ज़्यादा रीड मत करिए, 15-20 मिनट उतर जाने दीजिए, निकल जाने दीजिए, उसके बाद बात करते हैं। देखिए मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स आपको हरे निशान में नजर आ रहे हैं। हमारे साथ संतोष मीना भी हैं, खुश और किरण तो बने हुए हैं। संतोष, आपसे शुरुआत करते हैं, क्या ओपनिंग ट्रेड्स ले रहे हैं आप ऐसे बाजार में? जी अजय जी, गुड मॉर्निंग। सो यस, ओपनिंग ट्रेड आज मार्केट थोड़ा सा क्वाइट है, स्टॉक स्पेसिफिक भी बहुत ज्यादा कोई हलचल देखने को नहीं मिल रही है। फिर भी मुझे फेडरल बैंक अच्छा लगता है। इस स्टॉक की बात करें तो ये एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, एक ब्रेकआउट आया था
स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया। लग रहा है कि यार शायद आज इसमें 160 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी 157 के आसपास ट्रेड कर रहा है, या ओनली ₹1 का स्टॉप लॉस है 156 का, और टारगेट रहेगा 160 का। ठीक है, फेडरल बैंक, जी हाँ, ये अंडर परफॉर्मिंग बैंक है और इसके अंदर अभी कल परसों मैनेजमेंट ने बहुत बुलिश कमेंट्री दी है, आगे ग्रोथ की 20% ग्रोथ कॉन्फिडेंट है, आरओए बढ़ाएंगे वगैरह वगैरह, तो इसको आप नज़र रखिए, इसमें आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़रूर मिल सकता है। खुश, आपका ओपनिंग ट्रेड? तो अच्छा, एंड्योरेंस टेक ये स्टॉक है मेरे रेडार पे, अच्छा खासा ऑलरेडी इसमें हम गैप अप ओपनिंग देख रहे हैं, लेकिन सस्टेन भी कर रहा है एंड रिलेटिवली फ्लैटिश मार्केट में अपनी जो गैप अप ओपनिंग है उससे सस्टेन कर रहा है, तो एक पॉजिटिव संकेत है मेरे हिसाब से। यहाँ पे अगर आप फ्रेश पोजीशन लें तो 1830 और 1855 के दो टारगेट्स के लिए इसे आप बाय कर सकते हैं। जो मेरा स्टॉप लॉस है, ये जो डे लो है वहीं का रहेगा, विच इज 1785 के करीब। क्या बात है, शानदार। ऑटो एंसिलरी स्टॉक आप ले रहे हैं, अच्छी बात है। किरण, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? सो ओवरऑल जिस तरह से चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं, या तो जिस तरह से ओपनिंग हम देख रहे हैं, जो इंडाइसिस रहेगी वो एक रेंज के अंदर रहेगा, तो थोड़ा नेगेटिव मूवमेंट रहेगा। लेकिन फार्मा जो हमें आज सुबह भी डिस्कस किया था, तो फार्मा के अंदर हम ध्यान दे सकते हैं डिफेंसिव बेट के हिसाब से। तो सन फार्मा हमें अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग हुई है, सस्टेन नहीं हो रहा है, लेकिन नीचे में जो एक सपोर्ट है कहीं ना कहीं 1255 1250 के आसपास का सपोर्ट है। तो कोई भी डिप आता है, इवन करंट मार्केट प्राइस है, सन फार्मा हमें लॉन्ग करना चाहिए। 1245 के नीचे का आप स्टॉप लॉस रखिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है इंट्राडे के हिसाब से 1270 1275 के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सन फार्मा हमारा ओपनिंग ट्रेड रहेगा। ओके, एक बार एक स्टॉक मैं आपको बताना चाहूँगा, जी एंटरटेनमेंट 3% नीचे है। कुछ कमेंट्री आ रही हैं वायर्स के ऊपर, सोनी पिक्चर्स, सोनी की तरफ से कमेंट्री आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि जी का जो नोटिस है बीएससी एनएससी को गया है कि आपको थोड़ा वक्त बढ़ा देना चाहिए इस डील का। आपको याद होगा कल उन्होंने एक्सचेंजेस पर डाला था। सोनी का ये कहना है कि जी का जो नोटिस है बीएससी एनएससी को, वो एक तरह का एक्नॉलेजमेंट है दैट इट विल नॉट बी एबल टू मीट द December 21 डेडलाइन टू क्लोज द मर्जर डेट, और इस वजह से प्रेशर में जी आता हुआ नजर आ रहा है। कुछ एक बार चार्ट चेक करना चाहूँगा मैं जी के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त ट्रेड होता है, एफएनओ साइड भी और कैश साइड भी। लोग लेके बैठे हैं कि जैसे ही मर्जर क्लियर हो और मैं 500 रुपये 700 रुपये का भाव देखूं, लेकिन ये उतना ही निराश कर रहा है लोगों को। बिल्कुल अजय, देखिए अगर मैं ओवरऑल एक पिक्चर पेंट करूं तो वो ये है कि इतनी अनसर्टेनिटी और इतनी स्टोरीज चल रही हैं within the merger story itself. There were so many angles that were playing out, and the merger itself is now perhaps under consideration, reconsideration. तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ओवरऑल अगर मैं एक स्टोरी दूं तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक अवॉइड है, क्योंकि जब तक कोई सर्टेनिटी नहीं डेवलप होती है कि बिजनेस किस तरफ हेड कर रहा है और कंपनी का डायरेक्शन क्या है, तब तक निवेश करना बिल्कुल इसमें सलाह नहीं रहेगी। बट जैसा कि आपने सही बताया, बिकॉज इतनी हलचल होती है तो ट्रेडर्स बिल्कुल इसमें अट्रैक्टेड रहते हैं, ट्रेडिंग काउंटर है। अब जो इसका रिसेंट सेटअप है आप देखें तो लोअर हाइस का पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम के साथ आप देखें तो स्टॉक थोड़ा सा नीचे स्लाइड हो रहा है। अब इमीडिएट सपोर्ट इसका है 266 के आसपास, 265 के आसपास। ये ब्रेक होता है तो मेरे लिए शॉर्ट कैंडिडेट बन जाएगा, तो मैं फिलहाल इसे लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से अवॉइड करूंगा। 265 के नीचे ये शॉर्टिंग कैंडिडेट है, किसी की लॉन्ग पोजीशन हो तो भी आप 265 के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगा के बने रहें इसमें। ठीक है, मार्केट फिर से एक रेंज के अंदर है। जी के अंदर बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, इसमें अलग अलग बातें हर तरह से रोटेट हो रही है, और अभी जो सोनी वाले फ्लैशेस आपको अजय बता रहे थे ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंस रखते हैं। 21 तारीख तक ये होता रहेगा, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। तो अभी आपके पास आज 19 तारीख है, अगले 2 दिन और मान के चलिए कि इस तरह की न्यूज़ आएंगी। और शेयर कल भी ये लाल निशान में खुला था, लेकिन बंद हुआ था हरे निशान में, आज फिर से लाल निशान में खुला है। मैं ये नहीं कह रहा कि हरे निशान में जाके बंद हो सकता है, बट इसके अंदर न्यूज़ फ्लो बहुत ज़ोर का है, और वो न्यूज़ फ्लो इस तरह का है कि वो 10% का मूव लगाएगा इस शेयर को आइदर साइड। तो इसलिए आपको अगर इस तरह के सौदे पसंद है तो फिर अलग बात है, नहीं तो फिर सेफ्टी ढूंढिए मार्केट के अंदर। बढ़ने वाले शेयर्स या फिर गिरने वाले शेयर्स का मैं डाटा को चेक करा, एक बार ज़रा एडवांस डिक्लाइन दिखा सकते हैं आप। करीब 10 मिनट हो चुके हैं, एडवांस डिक्लाइन देखिएगा ज़रूर आज। हालांकि इंडिया विक्स को आज थोड़ा भूल जाइए, इंडिया विक्स के अंदर कुछ ज़्यादा मोमेंटम आपको दिखेगा नहीं, ये एडवांस डिक्लाइन है। ये अभी भी ना टिल्ट थोड़ा सा एडवांसेस के फेवर से है, इसलिए बहुत जल्दी नीचे नहीं आएगा बाज़ार धीरे 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 करके रुका रहेगा या तो साइडवेज हो जाएगा, जब तक ये रिवर्स ऑर्डर नहीं होता, 71 ऊपर नहीं पहुंच जाते और 110 नीचे नहीं आ जाते,
तब तक क्रैक नहीं आएगा, तो इसलिए क्रैक वालों को भी वेट करना पड़ेगा अभी आपको। आते हैं जरा गेनर्स की तरफ में। डेल्टा कॉप एक और शेयर है, 5% ऊपर है ये शेयर। एक बार जरा खुश आप चेक करेंगे डेल्टा कॉप, ये बैन में नहीं है, अभी मैंने चेक किया है इसको। बिल्कुल डिम्पी, और जो इसकी पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड चल रही थी उसका आज हमें क्लियर ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। ये हम जानते हैं कि काफी शार्प डाउनसाइड स्टॉक ने ऑलरेडी देखा है, तो पोजिशनली अगर कोई लेना चाहे तो यहाँ पे जो अपसाइड है ये काफी फेवरेबल है इन लेवल से, क्योंकि एक बेस फॉर्मेशन स्टॉक का बहुत ही अपैरेंट है। 125 के जो लोस बने थे इसके आसपास, तो यहाँ पे बिल्कुल एक पोजिशन फ्रेश जो है ये भी इनिशिएट की जा सकती है, जहाँ पे नियर टर्म टारगेट्स जो है वो 156 एंड देन 165 के रहेंगे। और जो मेरा स्टॉप लॉस है ये आप लेके चल सकते हैं करीब 143 144 का जो जोन है इसके आसपास। पोजिशनली प्ले करें तो बेटर रहेगा, बिकॉज जो स्टॉक में डाउनसाइड रही है वो स्टॉक जब कैचअप प्ले करने आएगा तो एक्चुअली काफी ऊपर के लेवल्स भी दिखा सकता है, एंड बाय दैट आई मीन इवन 185 190 काइंड ऑफ जोन्स आल्सो, बट दैट्स मोर ऑफ अ लॉन्ग टर्म पोजिशनल टारगेट। थोड़ा छोटे ही शेयर्स होंगे वो भी। राजेश एक्सपोर्ट्स पिछले 2-4 दिन से चल रहा है, क्या कोई ट्रेड बनता है इसमें? किरण आप चेक करेंगे राजेश एक्सपोर्ट्स, कोई ट्रेड बनता है तो बताइए, नहीं तो फिर छोड़ देंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। किरण सुन पा रहे हैं आप? राजेश एक्सपोर्ट्स, किरण जी, राजेश एक्सपोर्ट्स। ओह ठीक है, किरण से तो भी बात ही नहीं हो पाएगी। खुश आप ही चेक कीजिए जरा, फिर चंदन जी को जोड़ेंगे अपने साथ, उनसे जरा ट्रेडिंग कॉल्स उनके लेंगे। खुश आप चेक करो, कोई सौदा बनता है तो बताइए, नहीं तो फिर छोड़े। द सिंपल एडवाइस ऑन डिम्पी और दिस वुड बी कि इसे छोड़ दें। एक रिवर्सल है बिल्कुल, लेकिन लॉन्ग टर्म सेलिंग प्रेशर है उसको निगेट करने की कोशिश कर रहा है, तो 400-425 के जो लेवल्स हैं इसके ऊपर कंसिडर करेंगे। तब तक तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन का अटेम्प्ट ही होता रहेगा, तो फिलहाल मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करके चलें। ठीक है, अब हमारे साथ पैनल पर चंदन तापड़िया भी बने हुए हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। चंदन, मॉर्निंग बाजार में कोई एक क्लियर ट्रेंड इस वक्त नहीं दिख रहा है, हालांकि लास्ट कुछ मिनटों में आप देखें तो एसबीआई जैसे स्टॉक्स में, एल&टी में और इनफैक्ट आईटी के विप्रो जैसे स्टॉक्स में भी बाइंग देखने को मिली है। आप क्लियर ट्रेड्स कहाँ देख रहे हैं? आप क्विकली अपनी पहले तो स्टॉक रिकमेंडेशन बता दें। देखिए, एक तो काउंटर रहेगा मेरे को नॉन एफएनओ में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एससीआई। काफी अच्छा प्राइस सेटअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मेजर ब्रेकआउट हुआ है और हल्का सा मूव बना तो स्टॉक अपने लगभग 15 साल के ब्रेकआउट के लिए तैयार हो जाएगा। जो भी इसमें फंडामेंटल चेंजेस अपडेट हुआ है उसकी वजह से नई रैली बननी चाहिए। तो सबसे पहला ट्रेड एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन पे रहेगा। 162 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 174 और 180 तक के टारगेट यहाँ पे बनेंगे। उसके अलावा दूसरे वो ट्रेड सेटअप की बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सिलेक्टिव कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग काउंटर पॉजिटिव मूव दिखा रहे हैं, तो भेल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। हल्का सा डिप है, बट कल का जो मोमेंटम था और एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बना रहा है, इंडिकेट करे आप मूव बनने चाहिए। तो बीएचईएल पे खरीदारी की सलाह, 182 का सपोर्ट, ऊपर में लगभग 197 तक का टारगेट। तो बीएचईएल और शिपिंग कॉर्पोरेशन दो स्टॉक्स रहेंगे जहां पे पॉजिटिव सेटअप बनेगा। कैपिटल गुड स्पेस में, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, बीएचईएल नहीं, एक बार बीईएमएल को भी देखते हैं, वहां पर भी एक मूव है। और इनफैक्ट कल भी आप देखें तो थर्मेक्स, सीमेंस, इनमें अच्छी मूव थी, एबीबी में मूव स्टार्ट हुई थी। बीईएमएल पर एक बार एक व्यू ले लेते हैं। बीएचईएल अभी चंदन ने दिया, इस स्पेस से कुछ और पसंद आ रहा है आपको कुछ? सो बीईएमएल की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे काफी अच्छा मूव, एक सेटअप जो है ये बहुत ही पॉजिटिव बना हुआ है। मैं देखूं अक्रॉस टाइम फ्रेम्स तो स्टॉक ने बखूबी परफॉर्म किया है। अब जो इसका हाई था करीब 2650 के आसपास का, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स थोड़े से टेपर ऑफ होते हुए नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा स्लगिशनेस देखने मिले फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, बट ओवरऑल सेटअप मेरे हिसाब से यहाँ पे पॉजिटिव है। तो 2780 एंड 2900 के दो पोजिशनल टारगेट्स के लिए इसे अभी भी कंसिडर किया जा सकता है। और जो स्टॉप लॉस है ये यहाँ से 100 पॉइंट्स नीचे करीब 2550 के जो लेवल्स हैं इसके पास रहेगा। बीईएमएल एक और स्टॉक लेके आइए। संतोष, आपने एमएम फोर्जिंग्स का चार्ट देखा है पिछले एक हफ्ते का? इनफैक्ट कल भी 10% ऊपर था, आज भी एमएम फोर्जिंग 2.5% ऊपर है, 1000 के ऊपर आ गया है। इसमें हो क्या है, अपने व्यूअर्स को बता दें कि एमएम फोर्जिंग्स एक हफ्ते के अंदर 20% चला है, क्योंकि ये हैप्पी फोर्जिंग्स के आईपीओ के पहले हैप्पी हो रहा है स्टॉक। उसका रीजन क्या है कि इसके वैल्यूएशन हैप्पी फोर्जिंग्स से कम है,
और ये एक लिस्टेड कंपनी है जिसके ग्रोथ आपको सब कुछ पता है, ट्रैक रिकॉर्ड पता है, वैल्यूएशन लो है। तो ट्रेडर्स जो है MM फोर्जिंग खरीद रहे हैं हैप्पी फोर्जिंग के पहले रब ऑफ इफेक्ट के चलते। ये देखिए एक सीधी बड़ी कैंडल 2-3 दिनों में बड़ी बड़ी बनी है और ये स्टॉक 1023-25 के आसपास आ गया, लेकिन टॉप से नीचे आएगा। एक साल का चार्ट लेके आए डायरेक्टर साहब, एक साल का अगर हम चार्ट देखेंगे तो आपको नजर आएगा अभी भी टॉप से नीचे। और हैप्पी फोर्जिंग में भी अभी समय है, वो आएगा, लिस्ट होगा, बुक बनेगी, कल एंकर इन्वेस्टर्स आए। इसके चार्ट चेक करके बताएं 1000 के ऊपर जो क्रॉस किया है संतोष MM फोर्जिंग्स। जी अजय जी, नॉर्मली इस स्टॉक में वॉल्यूम काफी थिन होता है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी पिकअप हुई है। ये एक चैनल फॉर्मेशन में चल रहा है, तो लग रहा है कि ऊपर के ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने जाएगा, जो करीबन 1100 से 1140 के जोन में आएगी। तो थोड़ी अपसाइड और बची है, करीबन 100 रुपए की अपसाइड और देखने को मिल सकती है। तो इस मोमेंटम को चेस किया जा सकता है। अदरवाइज ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का, ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से आप इसको चेस कर रहे हैं तो 100 रुपीज की अपसाइड और देखने को मिल सकती है। आपके लिए यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा 980 रुपीज का। इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का स्टॉक है, ट्रेडिंग का नहीं है, लेकिन पोजिशनल काम कर सकते हैं आप, क्योंकि इसमें ट्रिगर्स अभी नजर आ रहे हैं। कुछ आपने एक ऑटो एंसरी की बात की, इंड्योरेंस टेक, ये एक और ऑटो एंसरी चेक कर दीजिए हमारे लिए। लाइफ टाइम हाई पे आ गया है एक्साइड 306 के भाव पे, यहां से क्या लगता है? तो अजय आई थिंक लास्ट वीक भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, करीब जब 295 के आसपास चल रहा था। व्यू तब भी वही था, अभी यही है कि आई थिंक ये जो मूव है ये बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। कोई भी ऐसा संकेत अगर मैं देखूं तो चार्ट्स पे नहीं है विच सजेस्ट कि यहाँ पे कोई बहुत मेजर क्रैक आ सकता है। इतना अच्छा रनअप है तो अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आए तो भी मेरे हिसाब से वो बाय ऑन डिप्स वाली रणनीति यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगी। लेकिन जिस तरीके का मूव है अभी भी हमें नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा क्रैक आने की उम्मीद है। तो फ्रेश एंट्री लेना चाहें तो कम क्वांटिटी से ही सही, लेकिन शुरुआत कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशन जिनकी हो वो होल्ड करके चलें। पोजिशनली अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 340 एंड 365 के जो दो लेवल्स हैं ये यहाँ पे टारगेट्स के लिए टारगेट्स एक्ट करेंगे। और जो स्टॉप लॉस है ये आप लेके चल सकते हैं करीब 280 के आसपास, जहां पे इसका एक अच्छा सा सपोर्ट जोन बना हुआ है। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, अभी भी इंटैक्ट है। अच्छे रनअप के बाद भी वॉल्यूम मोमेंटम सारा ही इंटैक्ट, सो दिस अ वेरी ब्यूटीफुल सेटअप। होल्ड करें, एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो, फ्रेश एंट्री चाहें तब भी ले सकते हैं। ठीक है, स्टॉक्स आप ढूंढिए और बस इसी के अंदर एक काम कीजिए। और रेंज में आज मार्केट है, अभी तो खैर बोर ही हो रहे होंगे आप इंडाइसिस देख के। एक शेयर है कोलगेट, एक बार जरा लेके आए स्क्रीन पे जरा कोलगेट को। क्या इसके अंदर कुछ पोजिशनल ट्रेड लिया जा सकता है क्या? कुछ जरा आप ही चेक करेंगे, फिर मैं चंदन से एक और स्टॉक पता करता हूँ। आप ही चेक करो कोलगेट। बिल्कुल डिम्पी, अगर आपको ध्यान हो तो कुछ समय पहले हमने इस पे एक ट्रेडिंग कॉल दिया था, जहां पे हमारा जो सेकंड टारगेट था वो भी इस पे ऑलमोस्ट हिट हुआ था। तो अच्छा खासा इसमें मोमेंटम बना हुआ है। जैसा कि संतोष अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, MM फोर्जिंग एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड शेयर है। कोलगेट भी टिपिकली एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड शेयर ही होता है, आप अक्सर ट्रेडिंग में इसका नाम नहीं सुनते, बट हल्के हल्के से ही सही एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव अप ट्रेंड इसमें जो है ये बना हुआ है। मेरे हिसाब से ये जो डिप आई है, एंड बाय डिप आई मीन जो रिसेंट हाई बनाया था इसने, वहां से करीब 50-60 पॉइंट की जो डिप आई है, ये भी एक अच्छा संकेत है। यहाँ से भी फ्रेश बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। तो पहला टारगेट जो है वो 2425 का रहेगा। सेकंड टारगेट यहाँ पे होगा 2475 का। तो ये नियर टर्म टारगेट्स हैं, इनके लिए प्ले करें। और जो स्टॉप लॉस है वो 2340 के करीब रहेगा। तो अच्छे मोमेंटम के साथ चल रहा है, हल्का सा डिप है तो एंट्री लेवल अच्छा मिल रहा है। ट्रेडिंग के लिहाज से लेना चाहे तो अभी भी एंट्री कर सकते हैं। चंदन सर, एक भारतीय एयरटेल के अंदर क्या कोई ट्रेड बनता है क्या? आज शुरुआती डाटा उतना खराब नहीं बन रहा, एक बार आप उसको जरा चेक करेंगे। और इसकी ना डेली चार्ट्स पर इसका सपोर्ट भी है 966 का, तो एक बार जरा आप इसको चेक करके बताइए कोई ट्रेड बनता है या फिर छोड़ दें इसको। सर भारतीय छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कोई बड़ा स्विंग है नहीं। 3 दिन ऊपर के लेवल से डिप हुआ, वापस कंसोलिडेट हो रहा है, तो क्लियर यहाँ पे मूव नहीं है मेरे हिसाब से। दूसरे और काउंटर को सेलेक्ट करें जहाँ पे थोड़ा मोमेंटम है, तो कुछ मोमेंटम को चेस किया जा सकता है। आज हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक काउंटर्स में जो मूव है, क्या उस पर एक बार बेट करना चाहिए? मेट्रोपोलिस में आप देखें वहाँ एक मोमेंटम दिख रहा है, डॉक्टर लालपाथ लैब और इनफैक्ट अपोलो हॉस्पिटल में भी आपको मूव दिख रहा है। संतोष, कोई हेल्थ या फार्मा का काउंटर रडार पर होगा?
यस, एक तो मेट्रो पॉलिसी मुझे काफी अच्छा लग रहा है। स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज से बहुत अच्छा बाउंस बैक किया और आज 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पर मौके बन सकते हैं। जो इसने रिसेंट स्विंग हाई लगाया था 1720 का, वो लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर किसी को हॉस्पिटल स्टॉक्स में जाना है तो एक रेनबो चिल्ड्रन रखिएगा, वो स्टॉक काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है, अब ब्रेकआउट की तैयारी में है। जैसे ही स्टॉक 1180 से 1200 के सप्लाई जोन को निकालेगा, एक बड़ी तेजी बनेगी, तो इस स्टॉक को अपने रेडार पे रखिएगा। नीचे 1120 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। रेनबो चिल्ड्रन, ठीक है, इसे हमने कई बार पहले भी डिस्कस किया है। इस स्टॉक को रडार पर रखना चाहिए। संतोष की यहाँ रिकमेंडेशन है, लेकिन कंजम्पशन स्टॉक्स में टाटा कंज्यूमर की स्ट्रेंथ और बढ़ते हुए, और इनफैक्ट नेस्ले भी अब लगभग 0.25% की तेजी के साथ आपको दिख रहा है। आईटीसी लगभग 0.5% की तेजी के साथ वहाँ है। कंजम्पशन स्टॉक में टाटा कंज्यूमर ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगा यहाँ से, या अगर किसी ने अभी तक एंटर ना किया हो। खुश तो देखिए, अगर मैं ओवरऑल सेटअप देखूं तो मुझे यहाँ पे टाटा कंज्यूमर का जो सेटअप है ये बेटर लग रहा है। हालांकि आपने मैं कहूंगा टफ चॉइस दी है, बिकॉज इवन नेस्ले इज नॉट सो बैड एट ऑल। अगर हम इंडिपेंडेंटली व्यू करते तो नेस्ले भी यहाँ से बिल्कुल एक अच्छा बाइंग कैंडिडेट है। बट सिंस यू आस्क्ड मी टू रैंक, आई वुड से टाटा कंज्यूमर इज मच बेटर प्लेस्ड। स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को भी कहीं भी देखें तो टच नहीं किया है इन द रिसेंट पास, जहां पे मार्जिनल कंसोलिडेशन हुआ है तब भी। Nestle on the other hand 20 day moving average को टच करके rebound कर रहा है. So as I said, both of them are strong. Tata Consumer has a slight edge. So from here on, if someone's considering this stock, तो यहाँ पे आप 980 और 995 के दो लेवल्स को ध्यान में रख के चले on the upside, और on the downside जहाँ पे इसका 20 day moving average बनता है, which is 945, that should be your stop loss. अपोलो टायर जो है थर्ड बिगेस्ट एफएनओ गेनर बन गया है। तो पहले 2% ऊपर खुला, उसके बाद भी फॉलोअप बाइंग आई। अभी 3% ऊपर है, कहीं ना कहीं 466 के आसपास है। इसमें एक और एंगल ये भी है कि ये 4-5 दिन से इसके अंदर शॉर्ट इनिशिएट भी हो रहे थे। ब्लॉक की खबर हवा लग गई थी होगी शायद बाजार को। एनीवेज, एक स्टॉक में डिस्कस करना चाहूँगा, वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सुबह हमने प्री मार्केट में आपके साथ डिस्कस किया था, वहाँ भी लॉन्ग पोजिशन होते हुए नजर आ रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 91.5 पे आ गया है। संतोष, क्या लेवल्स दिखते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में? जी, इस स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। कहीं ना कहीं डब्ल्यू बॉटम फॉर्मेशन बनते दिखा है। स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे एक बेस बनाया है। अभी इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस जरूर है इसमें, करीबन 90 to 93 के आसपास, वहाँ थोड़ा सा अटक सकता है। लेकिन जैसे ही 93 क्रॉस करेगा या फिर अप्रोच करेगा ये 9800 के जोन को, तो आप खरीद सकते हैं। नीचे आप जो आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा वो 88 रुपीज का रहेगा। हमने चुनिंदा रेल स्टॉक्स के अंदर फॉलोअप बाइंग की बात बताई थी, एग्जैक्टली वही हो रहा है बाजार में। कल रेलवे मिनिस्टर साहब की कमेंट्री, आज सेकेंड दिन भी अगर हम देखें, दूसरे दिन आईआरएफसी को लेके आई है। रेल फाइनेंसियर है, एक इकलौता रेल फाइनेंसियर स्टॉक है। ये देखिए 5.5% ऊपर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ 100 रुपये के नंबर की तरफ जा रहा है, जो कि अक्सर काफ़ी शुभ हो जाता है। कुछ आईआरएफसी 100 रुपये पे लेंगे आप? नहीं, अजय, फिलहाल 100 रुपये में मैं नहीं लूंगा। द रीजन इज वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा रनअप हो चुका है इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। मोमेंटम इंडिकेटर्स पे देखें तो जो इसके हिस्टोरिक हाइज रहे हैं उनके आसपास चला गया है ऑन मोमेंटम इंडिकेटर्स, नॉट ऑन प्राइस एक्शन। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन हो, बिल्कुल यहाँ से टेक सम मनी होम। अगर डिप मिले आपको फिर से 94, 93 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास, तो फिर से री एंट्री करें। इन स्टॉक्स में आपको मल्टीबैगर काफी सारे स्टॉक्स हैं जिनका मल्टीबैगर होने का पोटेंशियल है। काफी तो मल्टीबैगर हो भी चुके हैं, बट यहाँ से भी पोटेंशियल है, तो बिल्कुल उस लिहाज से भी एंट्री कर सकते हैं। बट ट्रेडिंग के लिहाज से ले रहे हो नियर टर्म के लिए, तो 93, 94 के आसपास मिले थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग में, तब एक फ्रेश एंट्री करें, वहां रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर रहेगा। चंदन सर, ये एयू बैंक को चेक करेंगे, यहाँ पे कोई शॉर्ट का ट्रेड बनता है? अगर मेरे को बेचना हो तो एयू बैंक? बिल्कुल, एयू को मेरे हिसाब से अब एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा है और एक वीकनेस बन सकती है। लेवल के हिसाब से बात करें तो 750 का हर्डल रहेगा, नीचे में 710 तक के डाउन साइड के लिए। फिर एक चीज आप और बताओ जरा, पेज इंडस्ट्रीज भी चेक करके बताओ सर। ये पेज इंडस्ट्रीज थोड़ा अटेम्प्ट ले रहा था पुल बैक करने की, और अपने 50 दिन की एवरेज पे आके टकरा रहा है। ये वापस नीचे जाएगा सर? मैं इसको शॉर्ट कर दूं, मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। पेज को भी किया जा सकता है, क्योंकि मल्टीपल बेरियर है और स्टॉक अपने 50 डेमा को नहीं निकाला है। बट ध्यान रखिए, रेंज बाउंड वाला काउंटर है, बड़ा डाउन साइड भी नहीं है तो बड़ा अप साइड भी नहीं है, तो कर सकते हैं यहाँ पे।
38,500 के यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाने पड़ेंगे, नीचे में लग रहा है 37,000 तक के डाउन साइड बनेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इंडेक्स थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकते हैं। मेजर ट्रेंड भले ही मार्केट का पॉजिटिव रहे, बट थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो, और उस प्रॉफिट बुकिंग में ये सिलेक्टिव काउंटर वो थोड़े से डिप दिखाते हुए नजर आएंगे, तो आप इनको इंट्राडे के लिए प्ले कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। इनफैक्ट प्रॉफिट बुकिंग के मोड में है, क्योंकि जिन गेंस के साथ निफ्टी खुला था टीज वो तब इरोड हो गए हैं। निफ्टी अब लाल निशान में भी है और बैंक निफ्टी तो 150 पॉइंट की गिरावट के साथ है, और स्टॉक्स लाइक एसबीआई जैसे जो पॉजिटिव खुले थे वो भी अब नेगेटिव है। इनफैक्ट फार्मा काउंटर्स में सन फार्मा जैसे काउंटर्स भी नीचे आए, और मेटल काउंटर्स भी आपको इस वक्त उनमें भी एक प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। तो क्या शॉर्ट के आइडियाज भी इस वक्त रडार पर रखने चाहिए? जहां शॉर्ट बिल्टअप अच्छा दिख रहा है, क्या आरबीएल बैंक जैसे काउंटर्स इस वक्त अच्छे शॉर्ट के कैंडिडेट होंगे कुछ? बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे आरबीएल बैंक में शॉर्टिंग की सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज देखिए यहाँ पे मार्केट्स में हम बिल्कुल जानते हैं कि एक प्रॉफिट बुकिंग का बाउट जो है ये ड्यू है। बैंकिंग सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया था, तो वहां भी एक शॉर्ट कवरिंग रादर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन दीज बाउट्स कुड वेरी वेल बी स्विफ्ट एंड शैलो, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक चलते हुए नजर आ जाए। तो बैंकिंग काउंटर्स में एटलीस्ट आरबीएल बैंक जिस मोमेंटम के साथ चल रहा था, यहाँ पे शॉर्टिंग की सलाह बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल करके चल सकते हैं, बट शॉर्ट्स ना इनिशिएट करें। जो इसका एक सपोर्ट जोन है, अच्छा वो 282 के करीब है, तो किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो उसके पास आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलें, प्रॉफिट बुक करके चलें। शॉर्टिंग फिलहाल इसमें ना करें, मोमेंटम काफी अच्छा है। ठीक है, फेयर पॉइंट। ठीक है, आपको नहीं दिखता ये वीक कैंडिडेट, हो सकता है थोड़ा रेंज में रहे, या फिर आप थोड़े प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो जिनके साथ जिन स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स, क्या उनके साथ बने रहे? क्या तेजी बढ़ सकती है कोल इंडिया में, चंदन? देखिए, कोल इंडिया रेंज वाला काउंटर है, तो क्लियर मूव तो नहीं है, बट यस बाय ऑन डिक्लाइन रहेगा। मेरे हिसाब से 340 से लेके 360 इसका दायरा है, तो हल्का सा डिप आके 340 के सपोर्ट से आप इसको प्ले कर सकते हैं। केमिकल स्टॉक्स आपके टिकर पे आपको नजर आ रहे हैं। कल हमने आपको बताया था, आज सुबह प्री मार्केट में भी कहा था कि जो कैश वाले केमिकल स्टॉक्स हैं उनकी तरफ नजर बना के रखिए, वहाँ पे बाइंग हो रही है। और एल्कमाइल अमीन स्टॉक हो गया, आरती हो गया, दुनिया भर के ग्लाइकॉल, इंडिया ग्लाइकॉल, दुनिया भर के बास्केट बाइंग यहाँ पे धीरे धीरे शुरू होती हुई नजर आ रही है। इसीलिए आपको केमिकल स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी ब्रॉड बेस्ड मूव, ये किसी एक दो स्टॉक्स की तरफ नहीं है, एक ब्रॉड बेस्ड मूव आपको केमिकल स्टॉक्स में नजर आ रहा है। लेकिन एक स्टॉक आपको सुबह प्री मार्केट में हमने बताया था, जो आरती इंडस्ट्रीज से डीमर्ज होकर बना है, आरती ड्रग्स, जो फार्मा नाम है आरती ग्रुप का। कल 4% के बाद हमने देखा उसके अंदर फॉलोअप बाइंग आती हुई। बहुत प्यारा चार्ट 493.95 के पास खुला, सीधे 520 ट्रेंडिंग हायर। चंदन, जरा आरती ड्रग्स के चार्ट को देख के बताएंगे, 120 के आसपास है। बिल्कुल, आरती इंडस्ट्री, आरती ड्रग्स की बात, ओके, आप आरती ड्रग्स की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव सेटअप यहाँ पे बना है और लगभग 38-40 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। मेरे हिसाब से स्विंग बनेगा 506 का सपोर्ट रखिए, एक बार 540 तक के स्विंग को प्ले करने के लिए। 540 तक के स्विंग इसके अंदर पॉसिबल है। ये सेंचुरी प्लाई में संतोष क्या हुआ है? अचानक 15-20 मिनट के ट्रेड हुआ नहीं कि 10% वॉल्यूम बैक्ड है क्या सेंचुरी प्लाई? यस अजय जी, इसमें पिछले कुछ दिनों से कहीं डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही थी, और अब ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि मोमेंटम बढ़ते दिख रहा है स्टॉक में। सो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बन रहा है, तो आपका इन्वेस्टमेंट का नजरिया है तो आप इसको होल्ड रखिए। आप 10% की तेजी के बाद एज ए ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से चेस करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन आपके पास अगर ऑलरेडी पोजीशन है तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए। वो आपका स्टॉप लॉस 780 पे रखिए। ऊपर के जो प्रोबेबल टारगेट बन रहा है, जो पोटेंशियल टारगेट, वो 1000 रुपीज तक के बन रहे हैं। 165 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है बैंक निफ्टी के अंदर। देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया कि 47,800 को ब्रेक किया। इसके पास एक नया सपोर्ट भी है 47,500, और मैंने सुबह भी आपके सामने बात रखी थी कि 47,500 तक की वेट करना, हो सकता आपको मिल जाए। एग्रेशन नहीं होना चाहिए, थोड़ा शांति से बैठ के देखने वाला है। अगर आप नॉर्थ में रहते हैं तो जाइए, थोड़ा धूप सेक के आइए, और उसके बाद आपको वहीं बाज़ार मिल जाएगा। तो थोड़ा अभी रुक जाइए, ऐसा भी कुछ भागा दौड़ी नहीं हो रही है। और इंडाइसिस के अंदर ट्रेड करने को थोड़ा अवॉइड भी कीजिए आप, ये मैं बार बार आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट भी करूँगा, ना फंस जाएंगे आप, है ना, इसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है फंसने की भी, तो इसलिए थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। एक दो शेयर और भी हैं जहाँ पर मोमेंटम है। IFCI के अंदर 2-4 दिन से अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। आज भी शेयर करीब 2% ऊपर है, थोड़ी देर पहले 4% ऊपर था।
एक बार संतोष जी आप इसको चेक करेंगे। हमारा इस साल का टारगेट है करीब 34-35 रुपए के आसपास का, और अभी उसके बाद कितना जा सकता है ये ऊपर? यस डिम्पी, स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है, तेजी दिखा रहा है। नॉर्मली हम स्टॉक को अवॉइड करते थे, बट अभी थोड़ा सा एक टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। बट इमीडिएटली इसमें 33 रुपए 50 पैसे की जो रेंज है वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो हालांकि अभी भी वो 10% के आसपास दूर है, तो उस टारगेट के लिए इसको अप्रोच किया जा सकता है। वहां पर आके एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन 33-50 का लेवल निकालता है तो फिर जो अगला टारगेट बन रहा है वो 42 रुपए तक का बन रहा है। तो आप इसको 33 रुपए 50 पैसे के टारगेट के लिए होल्ड कीजिए। नीचे अब अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना चाहिए 27 रुपए 70 पैसे पर। ठीक है, एक और शेयर भी है वो भी छोटा ही शेयर, लेकिन उसको लेकर भी काफ़ी बज़ रहते हैं ट्रेडर्स के बीच में। वो है आइडिया का शेयर। क्या 13.5 का बेस है? चंदन जी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ये सवाल आपके लिए भी। आप भी सोचेंगे क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है, 13-14 रुपये वाले शेयर, इतने बड़े शेयर हो रहे हैं मार्केट में। मैं ना इसको थोड़ा पोजिशनली रख रहा हूँ, और मेरे को 13 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा के या फिर 12 का भी मैं स्टॉप लॉस लगा के मैं थोड़ा बैठना चाहता हूँ इस शेयर के साथ। और इसके अंदर ना कुछ कॉर्पोरेट चर्निंग ज़रूर होएगी। वो इस साल के एंड में हो सकती है, नहीं तो फर्स्ट क्वार्टर में तो पक्का होने के चांसेस हैं। शायद इसका बेनिफिशियरी भी हो जाए शेयर, इसलिए मैं टिल मार्च तक रखूँगा इसको। तो मैं सही फैसला ले रहा हूँ क्या? 12, 12.5, 13 जो आप स्टॉप लॉस दोगे मैं लगा दूंगा। बिल्कुल आप सही फैसला ले रहे हो। और आपने पूछा था कि मैं इस स्टॉक के बारे में पूछ रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से इस स्टॉक को आप बार बार पूछते रहिए अगले 2-4 महीने के लिए। ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। रोल रिवर्सल के सेटअप देखें, 10-11 रुपए से मैं इसको ट्रेक कर रहा हूँ, जब एक बड़ी रोल ओवर एक्टिविटीज इस काउंटर में अक्टूबर में देखने को मिली, और तब से लग रहा है कि बड़ा यहाँ पे स्विंग बनेगा। हालांकि स्टॉक पिछले कुछ सालों में बीटन डाउन है, बस सेटअप चेंज हुआ है। और आप नोट करोगे कि 16 का एक हर्डल है, 16 निकलने के बाद 24-25 तो फटाफट में बन जाएगा। तो ओवरऑल पॉजिटिव बायस है, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 11 का सपोर्ट है 20 तक लेवल के लिए। हालांकि 20 काफी बड़ा मूवमेंट हो जाता है, बट सेटअप, रोल ओवर डेटा और कहीं ना कहीं एक्टिविटीज उन लेवल तक के लिए इंडिकेट कर रही है, बट पोजिशनल व्यू सेटअप रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आपने एग्री भी किया और आपने ये भी कहा कि बार बार पूछते रहो, तो हमारा थोड़ा हौसला बुलंद है। इस शेयर को हम ज़रूर आपसे बार बार पूछते रहेंगे कि इसके अंदर अभी क्या करना चाहिए। फिलहाल आप एक स्टॉप लॉस लगा के ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं शेयर के साथ, और कम से कम मार्च तक रखिए, हो सकता है आपको बहुत अच्छे रिटर्न भी मिल जाए। खैर आगे बढ़ते हैं। शिल्पा राउत हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे हम जरा ऑप्शंस का ट्रेड एक चेक करवा लेते हैं। ऑप्शंस का चैंपियन लेके आइए। शिल्पा बताएं आज कौन सा ऑप्शन चुना है आपने? जी बिल्कुल डिम्पी जी, आज मेरा ऑप्शन जो है वो है इंडिया मार्ट में। इंडिया मार्ट में अगर हम लोग देखेंगे 3% से ज़्यादा फ्रेश ओपन इंटरेस्ट आज एडिशंस है, और यहाँ पे 2900 के ऊपर ये निकलते ही आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करते दिखेगा टुवर्ड्स 3000। तो एक ये मूव को प्रीएम्प्ट करके हम लोग इंडिया मार्ट का 2900 का कॉल ऑप्शन रफली 73 से 75 रुपीज़ के बीच में आप इसको खरीदिए। स्टॉप लॉस 60 रुपीज़ का मेंटेन कीजिएगा, और यहाँ पे जो टारगेट है वो पहला टारगेट रहेगा 112 का और दूसरा रहेगा 140 का। तो यहाँ पे अपसाइड का जो पोटेंशियल है डबल होने के बराबर है। यहाँ पे आप 20,000 से ज़्यादा एक ऑप्शन में आपका रिटर्न आ सकता है, और मैक्सिमम रिस्क जो है वो आपका 4,500 रुपये का है। ओके ठीक है, इंडिया मार्ट इससे थोड़ी देर पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसमें अच्छा मोमेंटम बिल्टअप होता है, और शिल्पा को तो इसमें एक ऑप्शन की स्ट्रैटेजी भी दिखती है। लेकिन ध्यान रखें कि ऑप्शन के ट्रेड्स रिस्की होते हैं, इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स से रिस्क को असेस करके ही आप इसमें कोई पोजीशन लें और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। शुक्रिया शिल्पा ये ट्रेड बताने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ और मिड कैप में अगर हम स्पेस में स्टॉक्स देखें, और इनफैक्ट आज टायर स्टॉक्स की जब हम सुबह से बात कर ही रहे हैं, तो अब आप एमआरएफ में भी देखें तो वहाँ भी मोमेंटम है। ऑफकोर्स ये बेचना स्टॉक है, रिटेल इन्वेस्टर नहीं लेते, लेकिन फिर भी एमआरएफ अगर किसी को इसमें देखना हो, या टायर स्टॉक्स में ओवरऑल स्पेस में कोई दूसरा स्टॉक देखना हो, तो कौन सा स्टॉक रडार पर आएगा संतोष? यस, एमआरएफ की बात करें तो मोमेंटम में बना हुआ है, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। आज तो फिर से एक थोड़ा सा तेजी दिखा रहा है, तो जिसको बने रहना है इस स्टॉक में तो बने रह सकते हैं। स्टॉक में ऊपर के जो टारगेट आ रहे हैं शायद ऐसा लग रहा है 1,25,000 तक के आ रहे हैं। इसके अलावा कल जेके टायर में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था हमको, इसमें बड़ी तेजी आई थी। कंसोलिडेट कर रहा है, लग रहा है कि एक दिन कंसोलिडेट करके फिर से मोमेंटम पकड़ते हुए नजर आएगा। तो इस स्टॉक पर नजर रखिए, इस स्टॉक में तेजी का और माहौल बन सकता है। 425 रुपए तक के लेवल आ रहे हैं ऊपर में। अगर नीचे आपको मिलता है 370 से 80 की रेंज में तो एंट्री लीजिए, नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 360 का। एसजेट के कमेंट्स आना शुरू हो गए, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि
गो फर्स्ट में उनकी रुचि है। हाँ, और बोली लगाने की सीमा को बढ़ाया जाए, हाँ, ताकि वो अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI जिसे कहते हैं वो दिखा सकें। यानी वो सीरियस है, ऐसा नहीं है कि खबर किसी ने छाप दी। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। एग्जैक्टली, इसलिए स्टॉक 3% 3.5% कल की बड़ी मूव के बाद भी आज भी चल आज रहा है। 3% करेक्ट। और अभी आप थोड़े से पहले जो कैश के जो जितने भी केमिकल स्टॉक्स दिख रहे थे, स्मॉल कैप में भी कई सारे स्टॉक्स में तेजी बढ़ी है। बालाजी अमाइंस ये शुरू हुआ था 1 महीने पहले UPL से, 540 वाला 610, करेक्ट, फिर वो आया आरती में, और अब वो जो केमिकल की रैली है वो ब्रॉड बेस्ड हो रही है। हाँ, ब्रॉड बेस्ड हो रही है। स्मॉल कैप, मिड UPL कैप थक गया, 610 पे अटक गया। अब वो थोड़ा आरती और आरती के नीचे बालाजी अमाइंस जैसे स्टॉक, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, इन सब में आपको मूव दिख रही है। तो यहाँ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन में होनी चाहिए संतोष? यस, मुझे बालाजी अमाइन का चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। इसमें एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है। स्टॉक में एक इमीडिएट टारगेट जो आ रहा है 2550 का आ रहा है, 2550 क्रॉस करता है तो स्टॉक में पोटेंशियल है कि ऊपर में आपको शायद 2700 रुपए तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 2320 का जो रिसेंट ब्रेकआउट लेवल है, तो इसका स्ट्रक्चर काफी अच्छा नजर आ रहा है। बालाजी अमाइंस आर्चियन को लेके आइए। आर्चियन, क्योंकि केमिकल की बात ही हो रही है तो एक आर्चियन का इसलिए जिक्र करना जरूरी है क्योंकि कल के मार्केट में हमने देखा है बड़े बड़े ब्लॉक हुए हैं। DSP म्यूचुअल फंड ने 10 लाख शेयर लिए और भी लोगों ने लिए हैं, गोल्डमैन ने लिया। DSP का खास तौर पर मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि DSP केमिकल में बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत पुराने केमिकल के इन्वेस्टर्स हैं वो। आर्चियन 3 महीने में वही भाव है। एक लंबा चार्ट दिखाइए, कोई बहुत ज़्यादा चला हुआ नहीं है, इनफैक्ट टॉप से घटा ही हुआ होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रिसेंट IPO भी है, ये देखिए 700 वाला 620, कहीं नहीं गया अभी। कुछ जरा आर्चियन केमिकल के चार्ट देख के बताइए, क्या रिस्क रिवॉर्ड ठीक है अब? जी हाँ जी, रिस्क रिवॉर्ड भी ठीक है और एक रीसेंट अप मूव के बाद कंसोलिडेशन का फेज भी यहाँ पे चल रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक फ्रेश पोजीशन बिल्कुल वारंट होती है। अगर आप अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे देखें तो आपको बहुत ही क्लियरली यहाँ पे दिखेगा कि एक अच्छे से अपस्विंग में चल रहा है, बट विथ अ फ्यू पॉजेस अलोंग द वे, एंड दैट्स नॉट सच अ बैड साइन। तो यहाँ पे पोजिशनली इसमें अगर कोई एंट्री करना चाहते हो तो यहाँ पे जो टारगेट्स हैं वो 655 एंड देन इफ यू सी ऑन दी अपसाइड ऑलमोस्ट 700 तक के निकल के आ रहे हैं। और जो सपोर्ट जोन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है 585 के आसपास, जहां पे मल्टीपल एवरेजेस कन्वर्ज हो रहे हैं इसके। तो ओवरऑल सेटअप यहाँ पे मुझे लग रहा है पॉजिटिव है, थोड़े पॉजेस के साथ ही सही, बट ट्रेजेक्टरी जो है ये अपवर्ड्स है। टेरिटरी दिख रही है। कुछ आपने देखा होगा कि खबर में ये है कि रेड सी में कुछ इस समय दिक्कत हुई है। लॉजिस्टिक जो शिप के जो पैसेज है वो चेंज होके आ रहे हैं दूसरी तरफ से, और उसकी वजह से एक तरफ तो क्रूड पे इम्पैक्ट आया है बट शिपिंग रेट्स पे भी इम्पैक्ट आया है। जरा जी शिपिंग लेके आइए। जी शिपिंग जो है स्टॉक आज कड़क है, 3.5% का अप मूव है, उसके दिख रहा है डेज हाई की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। संतोष, 1000 रुपये का टारगेट बनता है क्या इसमें? जी, शिपिंग के स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और जी शिपिंग का भी चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है। एक इमीडिएट थोड़ा सा हर्डल है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस 970 रुपए के आसपास। 970 क्रॉस करता है तो मुझे लगता है 1000 रुपए से भी ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं, 1040 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो ये स्टॉक का मोमेंटम है, 970 के ऊपर निकलते हैं तो और पोजीशन ऐड कीजिए। नीचे स्टॉप लॉस आज के लो का रख सकते हैं जो करीबन 930 रुपए के आसपास का है। ठीक है, एक 47,800 की पुट है, एक बार जरा मैं चेक करवा लेता हूँ। 20 तारीख की, यानी कि कल एक्सपायर होगी। किरण जी जरा आप, माफ़ कीजिए संतोष जी, जरा आप ही चेक करेंगे। ये 47,800 की बैंक निफ्टी की पुट है, 47,800 की पुट 230 रुपये के आसपास चल रही है। सर ये हो जाएगी 300 रुपये की आज में या फिर कल तक? जरा होनी है तो फिर बताइए सर, आपने चेक कर ली होगी। 20% ऊपर है ये भी। यस डिम्पी, आज इसमें तेजी तो है लेकिन मेरी सलाह रहेगी कि बाय ऑन डिप का स्ट्रक्चर है, आज थोड़ा सा प्रेशर 300 रुपीज तक जा सकती है, बट बहुत लंबे प्रॉफिट के लिए मत बैठिएगा। नीचे प्रॉफिट मिलता है तो बुक कर लीजिएगा क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट का अभी बुलिश है। सेकेंड हाफ में अगर रिकवरी आ जाती है तो फिर से आपका ये जो प्रॉफिट है चले जाएगा। तो जब तक मार्केट डेज लो पे क्लोजिंग नहीं देता, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। बट यस, 300 रुपीज तक के शायद आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आपको ना जल्दी काम करना होगा। देखो वैसे तो मना ही है इंडाइसिस में काम करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप काम कर रहे हैं तो थोड़ा जहाँ पे टिल्ट है वहाँ पे काम कीजिए। टिल्ट थोड़ा सा नेगेटिव है। फिर आपने पुट चुनी, पुट भी चुनोगे तो फिर जल्दी एंटर और जल्दी एग्जिट करना पड़ेगा। मैं जैसे बोल रहा हूँ तो ये शेयर करीब, ये जो पुट है ना, ये 220 से सीधा 240 भी हो गई है।
ये 20 पॉइंट तो एक झटके में दे रही है, क्योंकि डेज लो को हम बैंक निफ्टी टेस्ट करवा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से आप कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड करेंगे, नहीं आता तो फिर छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा, ये सब रिस्की ट्रेड्स हैं मार्केट के अंदर। आगे बढ़े, एक शेयर और फटाफट से पता कर लेते हैं खुश से। कुछ जरा आप चेक करेंगे, आज शुरुआत में श्रीराम फाइनेंस के अंदर ठीक ओपनिंग हुई है, आज 15 रुपये भी ऊपर अभी आ चुका है। एक बार जरा चेक कीजिए श्रीराम फाइनेंस, इस सीरीज के एंड तक रखूंगा। बिल्कुल डिम्पीज को होल्ड करके चल सकते हैं, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अच्छा खासा रन अप है, तो 2100 तक का तो यहाँ पे एक अच्छा खासा क्लियर रन दिख रहा है। वो मूव आएगा तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग होगी, बिकॉज काफी अच्छे खासी कॉल बेस है यहाँ पे। वहां से स्टॉक और ऊपर जा सकता है करीब 2170 2160 के जो जोन है यहाँ तक के लिए, तो सीरीज के एंड तक इसे बिल्कुल रख सकते हैं। 2100 तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ये उस लेवल को तो टच कर ही ले। अब ऑन द डाउन साइड जो यहाँ पे सपोर्ट बन के आ रहा है वो 2020 के आसपास है, तो स्टॉप लॉस भी आपका बहुत क्लियर है। एंड ऑन दी अपसाइड जैसे मैंने बताया 2100 एंड देन बियॉन्ड दैट 2160, ये जो दो लेवल्स हैं ये आप ऑन द अपसाइड ट्रैक करके चलें। डन। मार्केट के अंदर फिर से एक रेंज ही है, 48 पॉइंट का नुकसान, बैंक निफ्टी पर करीब 200 पॉइंट का नुकसान। थोड़ा अग्रेसिव ना होके सेंसिबली आप मार्केट के अंदर ट्रेड कीजिए, और कोई जल्दी नहीं है कि रोज़ ही ट्रेड करना है। मैं आपको ये चौथी पांचवी बार बोल रहा हूँ आज आपको, ये बार बार आपको ऐसा लग रहा होगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बार बार आपको, क्या थोड़ा आराम से ट्रेड कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। एक्चुअली ना मार्केट आपको डायरेक्शन नहीं दे रहा। ये जो गिरावट भी है ना 300 350 पॉइंट की या 200 पॉइंट की बैंक निफ्टी में, ये तो कुछ भी नहीं है जिस हिसाब से चल के आया है बाजार। ये 43 पॉइंट की गिरावट क्या गिरावट होती है निफ्टी के अंदर, तो थोड़ा आपको रुकना चाहिए। अभी ऐसा भी कुछ नहीं हुआ कि शॉर्ट्स वालों के हाथ में गेम आ गया या फिर लॉन्ग वालों के हाथ से चला गया। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों को वेट करना चाहिए इस समय। तो खैर आगे बढ़ जाते हैं, कुछ शेयर ज़रा और चेक कर लेते हैं जहाँ पे पोजीशनिंग आज थोड़ी ठीक बन रही है। मैं अपनी शीट्स में से निकालता हूँ शेयर। यस, IOC है एक, जहाँ पे पोजीशन आज थोड़ी शुरुआत में अच्छी बन रही है। एक बार IOC चेक करेंगे आप, संतोष सर आप ही चेक कीजिए तो IOC। यस जिम्पी, IOC का स्ट्रक्चर काफी अच्छा हो रहा है, कंटिन्यूअसली हाई लोज बना रहा है, एक फ्लैग फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट आया है। ये तेजी मुझे लगता है और एक्सटेंड होगी। 125 का लेवल इसने क्रॉस किया है, 130 तक के इमीडिएट टारगेट नजर आ रहे हैं, तो इस तेजी को ट्रेड राइड करना चाहिए। नीचे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 123 रुपए का, और टारगेट रखिए 130 रुपए का। ठीक है, एक शेयर है मेट्रोपॉलिसिस, एक बार जरा आप उसको स्क्रीन पे लेके आ सकते हैं मेट्रोपॉलिसिस का। उसकी ना फ्यूचर की प्लेट दिखा सकते हो तो जरा दिखाना। उसके अंदर जो ओपन इंटरेस्ट है वो काफ़ी अच्छा, और अभी प्राइस एक्शन उस लिहाज से नहीं आया, 0.2% ऊपर है। यस ये भलाई, इसकी जरा फ्यूचर वाली प्लेट हो तो जरा वो दिखाइएगा। तो उसके अंदर आपको नीचे ओपन, ये देखिए 8% लिखा हुआ है, और प्राइस एक्शन अभी सिर्फ ज़्यादा नहीं है, और हमको लग रहा है प्रीमियम भी है, ये थोड़ा और खींचेगा, यानी कि प्राइस थोड़ा और ऊपर लेके आएगा। कुछ जरा आप चेक करेंगे मेट्रोपॉलिसिस। मेरे को प्राइस एक्शन लगता है, ओपन इंटरेस्ट तो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब जरा प्राइस एक्शन और बढ़ सकता है, 1-1.5% और चलने के चांसेस हैं। बिल्कुल हैं, और कल अगर देखें तो जो स्लिप हुआ था वहां से जो रिकवरी आई है ये भी काफी शानदार है। आज हमें फॉलो थ्रू देखने मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे स्टॉक और ऊपर के लेवल्स देख सकता है, और जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो है 165 एंड देन 190 के। तो ओवरऑल सेटअप यहाँ पे पॉजिटिव है। जो रिसेंट फॉल आया था उसको जो निगेट किया है, ये बहुत तेजी से किया है, वॉल्यूम्स में भी अपटेक देखने मिला है पिछले 2 सेशंस में। तो ओवरऑल सेटअप मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है ये 1620 के पास लेके चलें। कल का एक्शन अगर हम एक बार के लिए उसको साइड में रख दें, तो पहले कुछ 4-5 सेशंस का जो बेस बना है वो 1620 के आसपास काफी अच्छा बना है, तो उसी बेस के साथ सपोर्ट लेके स्टॉक यहाँ से और एक ऊपर का जो स्विंग है, जो छलांग है, ये लगा सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रेड बनता है। ठीक है, पॉजिटिव ट्रेड इसके अंदर बनता है। एक दो जरा शेयर और ले लेते हैं, उसके बाद फिर कम्युनिटी का भी चेक लेंगे एक। अगर आज आप देखें तो नौकरी के अंदर तो खैर मोमेंटम है, इसके बारे में हमने चर्चा भी की है। एक और शेयर भी लिस्ट में है, मुथूट फाइनेंस। ये अभी तो फ्लैट है, लेकिन क्या धीरे धीरे पोजीशनिंग इसमें बनेगी? मुथूट चेक करेंगे संतोष सर, मुथूट। यस जिम्पी, मुथूट का स्ट्रक्चर अच्छा है, हालांकि ये 1500 के आसपास कॉल राइटर काफी ज्यादा है, तो एक 1500 के आसपास अटक रहा है। ये जैसे ही 1500 के लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा, एक फ्रेश राउंड ऑफ मोमेंटम देखने को मिलेगा 1540 1550 की हो, तो या तो आप थोड़ा सा वेट करके 1500 के ऊपर बाई करें। अभी आप खरीदारी करते हो तो आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1460 रुपए का।
आज मैं आपसे फ्रैंकली बोलूं, अगर कई लोग ऐसे होते हैं कि जैसे हम कई बार मना कर देते हैं इंडाइसिस में मत काम करो या रुक जाओ, आज ना शेयर्स में भी आपको दम नहीं दिख रहा, मेरे को तो नहीं मिल रहे। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैं तो बहुत ही एग्रेसिव रहता हूँ, कम से कम डेरिवेटिव शीट्स और इन सब में जहाँ भी ब्रेकआउट्स हो रहे होते हैं 6-7 शीट में ओपन करके रखता हूँ अपने टर्मिनल्स पे, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को आज शेयर ढूंढने पड़ रहे हैं। तो आज का दिन ना रियल टर्म्स में लैकलस्टर है, नॉट टर्म्स ऑफ इंडाइसिस। ये तो शेयर्स में भी आज आपको थोड़ा तनाव देगा। अब जो नीचे आ रहा है उसमें आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, उसको और शॉर्ट करें, थोड़ा समय देना पड़ेगा और कन्विक्शन लानी पड़ेगी, कन्विक्शन को ना और ऊंचा करना पड़ेगा, तब जाके आपको सौदा मिल पाएगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो रहा है आज के सौदे ढूंढने में भी। एक काम और करते हैं, जरा टाटा कंज्यूमर्स को भी चेक करता हूँ, इसकी भी फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना। 5% का OI एडिशन होगा और 2% शेयर चला हुआ है। एक बार जरा चेक करेंगे आप संतोष सर, टाटा कंज्यूमर्स। यस दिन पे इसमें आज एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। स्टॉक लगातार तेजी दिखा रहा था, पिछले 5-6 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था, आज फिर से ब्रेकआउट दिया है, तो ये मोमेंटम मुझे लगता है जारी रहेगा। आज स्टॉक हो सकता है 3-4% प्लस भी हो जाए, तो आप इस तेजी को राइड कीजिए। 1000 रुपए के टारगेट नजर आ रहे हैं इमीडिएट बेसिस पे, 960 का स्टॉप लॉस लगाइए, और स्टॉक 1000 रुपए के ऊपर भी जा सकता है, बट फॉर द इंट्राडे 1000 रुपए के टारगेट के लिए आप इसको खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, डन। 1000 रुपये तक के टारगेट के लिए आप खरीदारी भी कर सकते हैं इसमें।